सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों, तो फिर से सभी को नमस्कार। काफ़ी समय हो गया आपसे मिले हुए। आप नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के एक और वेबिनार में हैं। हमेशा की तरह आपके साथ मैं गेन्नादी बाबानिन और फ्योडर कॉन्स्टांतिनोव मौजूद हैं। हाँ दोस्तों, सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप हमें देख और सुन पा रहे हैं। कृपया कमेंट में लिखें। आपके मन में जो भी सवाल हैं उन्हें तुरंत कमेंट में पूछें। आज हम हाल ही में हुई प्रदर्शनी दुबई एयर शो पर चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी एरोनोवा ने भाग लिया था। हम सारी खबरें, विवरण जानेंगे, सब कुछ कैसे हुआ इस पर बात करेंगे। मौजूदा कार्यों पर चर्चा करेंगे, एरोलेट नोवा 2 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी टीम के सामने निकट भविष्य में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। फ्योडर, कहाँ से शुरू करें? नमस्ते। नमस्ते गेन्नादी, काफ़ी समय हो गया आपसे मिले हुए। जहाँ से चाहें वहीं से शुरू करें। शायद दुबई से? हाँ, शायद सभी जानना चाहेंगे कि हमारी यात्रा कैसी रही, कंपनी ने खुद को कैसे दिखाया और हमें कैसी प्रतिक्रिया मिली। मुझे लगता है हमने इसके बारे में आंशिक रूप से उसी प्रदर्शनी से बताया था, यहाँ तक कि एक वेबिनार भी हुआ था। हाँ दोस्तों, मैं क्या कहना चाहूँगा, आप लोग देख तो रहे हैं, लेकिन कृपया सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं अभी 3 मिनट में दुबई के बारे में और 1.5 मिनट में एरोलेट के बारे में विस्तार से बता दूंगा। तो दुबई में आखिर क्या हुआ था? असल में अभी हाल ही में ही ठीक से सोने का मौका मिला है। दुबई से पहले ही ये सारी भागदौड़ शुरू हो गई थी। सामग्री तैयार करने, बांटने के लिए चीज़ें, मॉडल, वीडियो क्लिप्स, कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन आखिरकार कहना क्या चाहता हूँ, ये कि हमें सच में चिंता थी कि हम प्रदर्शनी में कुछ अलग होंगे, कि हमारे पास सब कुछ सही नहीं है। लेकिन असल में हमने तो चैंपियन की तरह तैयारी की थी। हाँ, जब हमारे पास सब कुछ शानदार था, स्टॉल बहुत ज़बरदस्त था, हमने अविश्वसनीय मात्रा में ध्यान आकर्षित किया। स्टॉल के मामले में सब कुछ सही किया, मॉडल भी टांगा, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए और हमें हर जगह से देखा जा सकता था। और हमने स्पीच के लिए भी नाम दिया था। मुख्य हॉल में मिलाद ने जो बोला वो भी बहुत बढ़िया था। और वैसे हमने पता लगाया, हमने तब फ़ोटो भेजी थी, मैंने शायद वीडियो भी भेजा था, जिसमें दिख रहा था कि एरोनोवा प्रायोजकों में शामिल है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्पीच के लिए नाम दिया था, और इसी वजह से वहाँ कोई ऐसा वैसा एक्सटेंडेड सर्विस पैकेज लेना पड़ा। वह ज़्यादा महंगा भी नहीं था, लेकिन शायद लोग बोलना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, और इसी वजह से हमारी कंपनी को प्रायोजकों की सूची में डाल दिया गया। यह हमारे लिए अत्यधिक गर्व की बात थी। एक कंपनी जो 1 साल से अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रदर्शनी की प्रायोजक है, उसे यह सम्मान हमारे पूरे संगठन के लिए बहुत खास और प्रेरणादायक क्षण था। हाँ, ये वाकई मज़ेदार है। तो फिर क्या हुआ? हमने हाल ही में, बस कल ही, सभी संपर्कों की पूरी तालिका पर काम ख़त्म किया। हमारे पास वहाँ लगभग कुल 200 से थोड़े ज़्यादा संपर्क थे। हमने उन्हें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के अनुसार वर्गीकृत किया। वे लोग जो हमसे कुछ चाहते थे और वे जिनसे हम कुछ चाहते थे। उदाहरण के लिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां संपर्क में आई थीं। वहाँ एक बड़ी कोरियाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो बोइंग के लिए फ्यूजलाज और पंख बनाती है। और जब उन्होंने एयरशिप देखा तो उनके सीईओ दौड़ते हुए आए और बोले, वाह, हमने तो हवाई जहाज़ बनाना सीख लिया है। और यह
वे कहते हैं अपन हम यह भी बनाना चाहते हैं, कुल मिलाकर हमें भी शामिल कर लीजिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो हमने उनके साथ धीरे धीरे बातचीत शुरू की, थोड़ा थोड़ा करके, और आखिरकार वे उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हो गए। ये तो साफ है, एयरशिप बनाना तो हर कोई चाहता है। वैसे जैसा कि हमें हाल ही में पता चला, मिलाद ने कल वह वेबसाइट ढूंढी जहां स्पेसएक्स के इंजीनियर एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हमने सूची पर काम किया। हमारी सूची 2 हिस्सों में बंट गई। एक वे लोग हैं जो एयरशिप खरीदना चाहते हैं। जो लोग सच में ख़रीदना चाहते हैं वे मुख्य रूप से नोवा 01 और इसी आकार के एयरशिप में रुचि रखते हैं। एक छोटा विज्ञापन एयरशिप बहुत ज़रूरी है, और वहाँ एक बार में 25-28 एयरशिप्स के ऑन ऑर्डर भी हैं और करीब 100 तक के भी। ये कितना वास्तविक है या नहीं है, इसे प्रोसेस करना पड़ेगा। और एक 2-3 के ऑर्डर भी हैं। हमारी कंपनी में एयरशिप विशेषज्ञों के बीच जिन्हें इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था, बोरिस अलेक्जेंद्रोविच और वादिम वासिल्येविच के पास इस बारे में कोई विश्वास नहीं था कि इतनी छोटी साइज़ का एयरशिप भी डिमांड में हो सकता है। सिर्फ दिमित्री सर्गेविच खमेल को इस पर विश्वास था, और आर्टेम तो सबसे ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, और अब वह सिर ऊंचा करके घूम रहा है। मैंने तो कहा था, हाँ, तो क्या हम छोटे उपकरणों का सीरियल उत्पादन शुरू करेंगे? कुल मिलाकर हाँ, हम छोटे उपकरणों का सीरियल उत्पादन शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी वाकई में अच्छी मांग है। और यह नोवा 01 नहीं है। नोवा 01 असल में नोवा 2 एयरशिप की डायनामिक कॉपी है। एयरशिप हाँ इसी आकार की होगी। क्या वही सिगार के आकार वाली है? बिल्कुल, यह सिगार के आकार की है और पूरी तरह से संतुलित भी है। यह सब तो स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ बस इतना फ़र्क था कि एक तरफ तो ये था कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ विज्ञापन छपा हो, और दूसरी तरफ यह सवाल था कि क्या इसे पूरा एक विशाल टीवी में बदला जा सकता है। और हम इस सवाल पर भी लगातार काम कर रहे हैं। ये पिक्सेल वाले स्क्रीन, चीनी लोग इन पिक्सेल स्क्रीन में बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हमारे देश में भी इन्हें बनाया जा रहा है। और इन पिक्सेल्स की जाली अब विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होगा। शायद एयरशिप को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ बन सकता है। ये वाकई मज़ेदार होगा, सिगार के आकार वाला उड़ता हुआ टेलीविज़न। और क्या हम भी इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं? हमने कुछ लचीले स्क्रीन खरीदे हैं जिन्हें हम नोवा 01 पर लगाने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सब भी सिर्फ टेस्ट के तौर पर है। वे चीनी हैं और उनकी सिलिकॉन की आधार है, यानी उसमें खुद डायोड की जाली होती है, और फिर कहें तो उसे हर मौसम के लिए उपयुक्त बनाने और यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए उसे मोटे सिलिकॉन में लपेटा गया है, जिससे वह थोड़ी भारी हो जाती है। इसे पतली फिल्मों में भी लपेटा जा सकता है। हमारे यहाँ रूस में इसे पतली फिल्मों में लपेटते हैं, इससे ये काफ़ी हल्की हो जाती है। ये हमारा एक प्रोटोटाइप है जिसे हम नोवा 01 पर बनाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर हाँ, अब हमारा लक्ष्य है, यानी कैसे बनाना है, छोटे उपकरणों का सीरियल प्रोडक्शन तैयार करना, क्योंकि इनके लिए वास्तव में ग्राहक मौजूद है। और इनमें से एक असली ग्राहक है, जैसे कि जाहिर है विज्ञापन कंपनियां वगैरह जो अपने प्रचार के लिए हमेशा नए तरीके खोजती रहती हैं। अगले साल सितंबर में मिस्र में भी एक बड़ी विमानन प्रदर्शनी आयोजित की जाने वाली है, और ख़ुद प्रदर्शनी के आयोजक वे एक या एक से अधिक 2-3 दर्जनों नहीं, बल्कि कुछ डिरिजिबल्स खरीदना चाहते हैं। ऐसे डिरिजिबल्स ताकि वे प्रदर्शनी में भाग लेने वालों को इस डिरिजिबल पर विज्ञापन बेच सकें। ऐसी ही एक विशेष मांग के साथ वे हमारे पास आए। कहते हैं वे नोवा 01 को देख रहे हैं जो उड़ रहा है। हमने उन्हें समझाना शुरू किया, आइए पहले ये अच्छी तरह से समझ लें कि आपके देश में कानून क्या है। कर दीजिए। हाँ, चिंता मत कीजिए, वे कहते हैं, ये उड़ जाएगा, आप निश्चिंत रहें। वैसे अगर ऐसा होता है तो यह वाकई में बहुत ही शानदार होगा। कीमत को लेकर मुझे पता है हम आपको भी कीमत को लेकर इंतज़ार करवा रहे हैं, और स्थानीय ग्राहक भी। जब उन्होंने पूछा, वैसे वहाँ हमने दर्शकों पर थोड़ा प्रयोग किया, क्योंकि बहुत लोग इसमें रुचि रखते हैं, और हमने अलग अलग दायरे की कीमतें बताईं। इस कीमत से $25,000 प्रति यूनिट से लेकर $100,000 तक। और हमने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखीं और समझा, बल्कि हमने लगभग वह कीमत समझ ली जो छोटे विज्ञापन एयरशिप के लिए ग्राहक को डराती नहीं है। और हमने यह भी अच्छी तरह से समझा कि इसे सीरियल प्रोडक्शन में उस कीमत पर बनाना संभव है, और वह भी अच्छी मार्जिन के साथ, यानी सब कुछ पूरी तरह से मेल खा जाएगा। और भी कई संपर्क हुए। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध कंपनी है जो दुबई में निर्माण कार्य करती है, और वहाँ ऐसी बड़ी कंपनियाँ बहुत ही कम हैं। वहाँ हर एक इमारत पर उस कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा होता है। खैर, वे लोग एयरशिप्स में रुचि लेने लगे।
वे आकर बैठे, इस बड़े स्क्रीन को देखने लगे। हमारे यहाँ उसके नीचे सोफ़े और टेबल लगे हुए थे। और क्या सच में ऐसा हो सकता है? जाहिर है, वे अपनी भाषा में पूछ रहे थे। हम बोले, हाँ बिल्कुल। और वहाँ 2 बड़े एयरशिप दुबई के ऊपर खुले आसमान में धीरे धीरे उड़ रहे हैं। सच में ऐसे ही? हमने हैरानी से पूछा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्या सच में वहाँ 2 मंजिला होटल भी है? हम बोले, हाँ बिल्कुल। वे क्या कहते हैं? स्वाभाविक है, वे पूछते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए। बोरिस अलेक्जेंद्रोविच कानून और सर्टिफिकेशन के नज़रिए से जुड़ते हैं और विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। हम उन्हें अपनी सोच और विचार बताते हैं कि न्यूनतम आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में क्या है और इस जगह पर कम से कम असेंबली की लोकलाइजेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, यह भी विस्तार से समझाते हैं। और संपर्क हो गया। उन्होंने कहा, कोई भी ज़मीन, कोई भी शेड, सब कुछ हम संभाल लेंगे। आइए मिलते हैं, इस पूरे मामले को विस्तार से देखते हैं। यानी वे एयरशिप के ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे कहते हैं, इसमें निश्चित रूप से भविष्य है, ये यहाँ निश्चित रूप से ज़रूरी है। अगर ज़रूरत है और यह ज़रूरी है, हम सुन रहे हैं। हैंगर और शेड की चिंता मत कीजिए, सब कुछ हम संभाल लेंगे, आप निश्चिंत रहें। डिज़ाइनिंग, फाइनेंसिंग और निर्माण के नज़रिए से वे बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इससे हमें ही बहुत अधिक फ़ायदा होगा। अगर हमारे पास एक बड़ा और आधुनिक हैंगर होगा जिसमें यह सब कुछ आसानी से हो सकता है। यानी इस प्रोजेक्ट में एक तरह का रियल एस्टेट निवेशक भी आ गया है जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वे हमारी एक और बड़ी रूसी कंपनी के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। यह भी मज़ेदार था कि हमारे कुछ साझा परिचित निकले जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी। ये हमारे स्थानीय लोग हैं, एक स्थानीय रूसी कंपनी जो विमानन हैंगर का काम करती है। हम उनके साथ आगे भी काम जारी रखेंगे। तो सऊदी लोग भी लगभग इसी तरह की मांग के साथ आए। उन्होंने ये तस्वीरें देखीं, हमारे साथ बैठकर बात की और हमने उन्हें भी बताया, आपसे पहले सच में दुबई से लोग आए थे। उन्होंने कहा था, निर्माण का सारा जिम्मा हम लेंगे। नहीं, हम सब कुछ खुद लेंगे। उन्हें ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी है। उन्होंने डिरिजेबल्स के सारे फ़ायदे अच्छी तरह से समझ लिए हैं। सच में, जब वे प्रदर्शनी में घूमते हैं, आप देखेंगे कि कहीं भी डिरिजेबल्स नहीं हैं। डिरिजेबल सिर्फ हमारे पास ही उपलब्ध है। वहाँ एक फ्रेंच स्ट्रेटोस्फेरिक डिरिजेबल था जो छोटा सा और सफ़ेद रंग का खड़ा था। ये एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध फ्रांसीसी अंतरिक्ष कंपनी है, कुछ नासा या रोस्कोसमोस जैसी, बस ये फ्रांसीसी है। और वे लोग इस स्ट्रेटोस्फेरिक डिरिजेबल को बहुत समय से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 10 साल हो गए। वो छोटा सा खड़ा था, यानी उस छोटे से स्टैंड के अलावा किसी के पास डिरिजेबल से जुड़ी कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमारे पास था। और स्वाभाविक तौर पर यह सबका ध्यान आकर्षित करता था। और जैसा कि मैंने अच्छी तरह से समझा, सऊदी लोग ख़ास तौर पर इसी मकसद से घूम रहे थे, कुछ नया ढूंढने के लिए। ये तो साफ़ है कि वहाँ ड्रोन टैक्सी, क्वाडकॉप्टर टाइप की मौजूद थीं। वे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिख रही थीं। ऑक्टोकॉप्टर टाइप की भी थीं। हाँ, वहाँ उनकी संख्या काफ़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की मार्केट पहले से ही भरी हुई है। वो मार्केट अभी पूरी तरह बनी नहीं है, लेकिन पहले से ही बहुत लोग अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे हैं। कोई खुद उन साधनों पर, कोई उनके लिए सॉफ्टवेयर पर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और यहाँ तो बिल्कुल खुला मैदान है। और ये बात सिर्फ उन्होंने ही नहीं नोट की, बल्कि और भी कई लोगों ने नोट किया। वहाँ ऐसे बिजनेसमैन भी आ रहे थे जो, इसे क्या कहते हैं, मान लीजिए एक बिज़नेस है जैसे कि कारों का निर्माण, और फिर उसके चारों ओर हज़ारों बिज़नेस हैं, उनकी बिक्री से लेकर तकनीकी सर्विसिंग और यहाँ तक कि कार वॉश जैसी चीज़ें भी। इसे ही परिधीय बिज़नेस कहते हैं, यूँ कह लें। वहाँ ऐसे बिजनेसमैन भी आ रहे थे जो ख़ास तौर पर एविएशन से जुड़ी परिधीय सेवाएं बनाते हैं। और वे अक्सर कहते थे, यार दोस्तों, ये तो सचमुच सोने की खान है। आप लोग सही जगह पहुँचे हैं, हम आपके साथ हैं। वे अपना परिचय करते, विजिटिंग कार्ड देते और कहते, सभी समझ रहे थे कि हम किस चरण में हैं। हमने किसी से कुछ नहीं छुपाया कि हमें सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल में हमने एक डिज़ाइन ब्यूरो तैयार किया। हमारे पास एक छोटी डायनेमिक कॉपी उड़ रही है। हमारे पास गहरी रिसर्च में और उत्पादन के शुरुआती चरण में 2000 यूनिट वाला मॉडल है। आगे की योजनाओं में ये चीज़ें हैं। सभी इंतज़ार कर रहे हैं, कुल मिलाकर व्यापारी भी, ख़रीदार भी। और सऊदी लोग कहते हैं, ये सब बहुत बढ़िया है, लेकिन यही सब कुछ हमारे देश में करिए। हम कहते हैं, मतलब सिर्फ आपके यहाँ। वे कहते हैं, आइए हम आपको दिखाएंगे कि यह बिल्कुल अलग देश है। आपने दुबई में पहले ही किसी से बातचीत की है या फिर कुछ समझा है कि यहाँ पर किस तरह के सहयोग के तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी सहायता, फंडिंग वगैरह मिल सकती है और इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण बातें। वो कहते हैं, यहाँ एक बात है, दरअसल हमारे यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग है। हमारा देश कहीं ज़्यादा अमीर है और सच कहें तो
यहाँ की सुविधाएं भी बहुत बेहतर हैं। हमारे यहाँ तरह तरह की परमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है वगैरह। आपको बस हमारे पास आना है, हम आपके लिए शिपयार्ड भी बना देंगे, फैक्ट्रियाँ भी बना देंगे, बस इतना चाहिए कि डिरिजेबल्स सऊदी अरब में ही बने। बहुत ही गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ संपर्क हुआ। हमने इस व्यक्ति के साथ बहुत ही नज़दीकी और गहराई से मिलकर काम किया। वह सऊदी अरब की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक के मालिक हैं। ये हमने जल्दी से देखा कि कुल मिलाकर यह बहुत ही अमीर और प्रभावशाली कंपनी है, और वह अपनी तरफ से भी बात नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे बिजनेस और सरकार की ओर से सभी की ओर से बात कर रहा था। कुल मिलाकर एक ऐसा प्रस्ताव है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसने कहा, आप बस मुझे ये वीडियो भेज दीजिए जो आपके पास हैं, मैं जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें दिखा दूंगा। हमने तो बस कल ही भेजा था, पापी हैं हमने देर कर दी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि वह रूस आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसे इसकी बहुत ज़रूरत है और वह इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उसे भी अब अच्छी तरह से समझ आ गया है कि अगर यहाँ पैसा लगाया जाए तो वह ज़बरदस्त मुनाफे के साथ वापस आएगा। यह तो समझने वाली बात है कि ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, इसे पूरी तरह समझना ज़रूरी है। वह इसे हमसे ख़रीदेगा, ले जाएगा। ये एक साफ़ सुथरी योजना है। हमने ये सबको बताया था, सिर्फ वही अकेला ऐसा प्रस्ताव लेकर नहीं आया था। यह तो साफ है कि जब कोई ऊंचे स्तर का व्यक्ति आता है तो वह सामान्यतः इतनी बारीकियों में नहीं जाता। उनके दिमाग में सब कुछ मुमकिन है, और ये बात समझ में आती है कि सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सब कुछ मुमकिन के भी कुछ निश्चित तार्किक रास्ते होते हैं। आप ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें लाकर ये नहीं कह सकते कि वे कार बना दें जब उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं है। आमतौर पर क्लासिक तरीका यही है, पहले उन्हें लाया जाता है, वे पहिए लगाते हैं, फिर पहियों के अलावा दरवाजे लगाना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे पूरी असेंबली तक पहुंचते हैं। उसके बाद कुछ स्थानीय पुर्जों का स्थानीयकरण शुरू होता है। हमने उन्हें स्वाभाविक रूप से समझाया कि हमारे यहाँ अभी जैसे नोवा 2 असेंबल हो रही है, हम वहाँ सब कुछ आजमा रहे हैं, उसे उत्पाद के रूप में तैयार कर रहे हैं, यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं, फिर आगे चलकर वहाँ स्थानांतरित हो सकते हैं और असेंबली उत्पादन स्थापित कर सकते हैं, शुरुआत में यहाँ से भेजकर। वह बोले, ये छोटी बातें हैं, मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आइए हमारे यहाँ निर्माण शुरू करें। तो कुल मिलाकर, और वे इन्हें मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए देख रहे थे? क्या वह भी विज्ञापन के लिए था या सऊदी? नहीं, उन्हें वह इसे बड़े मालवाहक जहाज़ों के नज़रिए से देख रहे थे, 30 से 60 टन और उससे भी बड़े। छोटे जहाज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, और इसी आकार के जहाज़ों में उन्हें ख़ास तौर पर पर्यटक क्रूज़ वाले जहाज़ भी रुचिकर लगे। यात्री जहाज़, हाँ, जब एक बड़ा लाइनर होता है, बहुत सारे लोग, केबिन, रेस्तरां, सैर के लिए डेक होते हैं। वह भी स्क्रीन पर देख रहा था और कह रहा था, ऐसे ही? क्या हम शहर के ऊपर ऐसे ही लटकेंगे? हमने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वह बोला, ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फंड्स से लोग आते थे, बड़े सरकारी संस्थानों से भी, और दुबई से और दुबई और सऊदी अरब से भी लोग आते थे। न जाने क्यों वे लोग लगातार खोज रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी ख़ास चीज़ की तलाश थी। हम भी आपस में संपर्क साझा कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वे लोग कैसे काम करते हैं, वहाँ फंड के मैनेजर भी घूम रहे थे, वे भी नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे थे। वे पास आते और तुरंत पूछते, आप किस स्टेज पर हैं, ऐसे ऐसे उपकरणों का उत्पादन कब शुरू होगा, आप उनके उत्पादन की लागत कितनी आंकते हैं, आप किस सीरीज़ में जाने के लिए तैयार हैं, यानी 1 महीने में कितने टुकड़े बना सकते हैं, बिक्री मूल्य क्या होगा। हम उनके साथ इस पर चर्चा करने लगते थे, क्योंकि हमारे पास उदाहरण के लिए 10 टन वाले के लिए कोई ठोस जवाब नहीं था। वे लगभग इस तरह से अंदाज़ा लगाते थे, अच्छा तो मार्जिन इतना होगा, टर्नओवर इतना होगा, इसका मतलब हम इतना निवेश कर सकते हैं, ये हमारी विजिटिंग कार्ड है, कॉल कीजिए। वे बस अनुमान लगाते और प्रोजेक्ट्स का आकलन और मूल्यांकन करते थे तरह तरह से। और एक ईरानी भी पास आया था। वह व्यक्ति मूल रूप से ईरान से है, जहां उसका जन्म और पालन पोषण हुआ था। बाद में उसने कनाडा जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त की। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की और कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी दौलत बनाई। अब वह न सिर्फ खुद अमीर है, बल्कि उसके पास एक बड़ा फंड भी प्रबंधन में है, जिसे वह जिम्मेदारी से संभालता है। ये फंड कई लोगों के लिए निवेश के अवसर प्रदान करता है, और उसकी विशेषज्ञता के कारण बहुत से लोग उस पर भरोसा करते हैं। वह इतना ज़्यादा रुचि लेने लगा कि प्रदर्शनी के बाद भी वह कई बार हमारे पास आया, और हम उससे होटल में भी कई बार बात कर चुके हैं। सिर्फ वही नहीं आया था, लेकिन वह तो सच में बहुत ही ज़िद्दी और अड़ियल था। और हम ऐसे थे, क्या आप रूसी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार हैं? वह बोला,
तो रूसी कंपनी में कितना चाहिए? हमने उसे समझाया कि हमारे यहाँ सब कुछ कैसे चलता है, अभी हमारे पास ऐसा वैसा है। वह बोला, देखो, रूसी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में $1 मिलियन से ज़्यादा नहीं दोस्तों। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर हम अभी भी उसके साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं और शायद वह जल्द ही यहाँ आएगा। उसके लिए भी, मतलब उनका फंड भी सऊदी अरब में अपनी दिलचस्पी थोड़ी देर के लिए प्रदर्शित कर रहा है। आखिरकार कुछ प्रोजेक्ट्स को जोड़ने में कामयाबी मिली। अगर संक्षेप में कहें तो यह सब दुबई में हुआ, जहां लोगों का एक समूह बना जो स्थानीय विधायी या कार्यकारी सत्ता से जुड़ा है। विस्तार से कहें तो मुझे ठीक फ़र्क नहीं पता। मतलब वे लोग जो टेक ऑफ लैंडिंग को नियंत्रित करते हैं, उड़ानों की अनुमति देते हैं, विमान के नंबर जारी करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं वगैरह। हम उनके साथ मिलकर एक तरह का विस्तृत रोड मैप बनाने में सफल रहे कि कैसे, उदाहरण के लिए, रूसी निर्माण के एयरशिप्स को दुबई में कानूनी रूप से वैध बनाया जाए। फिर ऐसे लोग सामने आए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए तैयार थे। अल मखतूम में ज़मीन के मालिक भी सामने आए। ये एक बड़ा, शक्तिशाली और आधुनिक हवाई अड्डा है जो अरब अमीरात का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। वहीं अभी हाल ही में एक प्रदर्शनी भी आयोजित हुई थी और फिर मालिक आया और बोला, मेरे पास अल मखतूम में ज़मीन है, क्या आपको चाहिए? हमने कहा, यहाँ आपके ही देशवासी हैं जो यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं। वह बोले, मुझे इसमें शुरू न करने का कोई कारण नहीं दिखता। हमने भी कहा, हमें भी नहीं दिखता, चलिए शुरू करते हैं। कुल मिलाकर हाँ, अगर दुबई में सब लोग पैसे को लेकर इतने सतर्क और सावधान हैं, मैं आपको ज़मीन दे सकता हूँ, मैं आपके लिए इमारत भी बना सकता हूँ, हम आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिला देंगे। दुबई में कोई स्थानीय ग्राहक ढूंढिए। मुझे याद नहीं कि दुबई के किसी व्यक्ति ने कभी सीधा एयरशिप डिरिजेबल चाहा हो, लेकिन मैं उन 7 लोगों में से एक था जो इनबाउंड ट्रैफिक को संभालते थे। संक्षेप में कहें तो दुबई के लिए पूरा प्लान तैयार हो गया है कि कैसे एरोनोवा को, उदाहरण के लिए, दुबई में बेस के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है ताकि उपकरणों का सर्टिफिकेशन हो सके, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की तरह। वहाँ सब कुछ स्पष्ट है, क्या करना है, सभी संपर्क मौजूद हैं, समझ भी है। हम शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ दुबई में प्रवेश ड्रोन के माध्यम से होगा। ये कुछ अजीब तरह से हुआ, मुझे याद नहीं बताया था या नहीं बताया था। जहाँ तक पायलटेड उपकरणों के सर्टिफिकेशन की बात है, वहाँ यह पूरी तरह से टर्नकी है। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे आउटसोर्सिंग। यह यूरोपीय और अमेरिकी सर्टिफिकेशन है, यानी उनके पास अपना कोई सर्टिफिकेशन प्राधिकरण नहीं है, बल्कि ईएसए और FAA अमेरिकी एजेंसी के साथ समझौता है। अगर वे दुबई में सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो यूरोपीय या अमेरिकी एजेंसी ही सर्टिफिकेशन करती है। यह पायलटेड उपकरणों के लिए है। बेसपिलोटनी ड्रोन के लिए उनके पास अपना आंतरिक कानून है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बोरिस अलेक्जेंद्रोविच ने उनसे बहुत देर तक बहस की। यह एक शब्दों का खेल है। हाँ, वह कहते हैं यह असंभव है, वे कहते हैं यही तरीका है। वे ड्रोन को खुद ही प्रमाणित करते हैं, जिसमें वे ड्रोन टैक्सी भी शामिल हैं जिनमें लोग यात्रा करते हैं। हमारे हिसाब से ड्रोन यानी कोई माल ढोने वाली चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई में ये ड्रोन टैक्सी भी प्रमाणित की जा सकती है। यानी अगर हमारी नोवा 2 मान लीजिए 1 पायलट और 5 यात्रियों के साथ उड़ती है तो प्रमाणन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि अमेरिकी, यूरोपीय, सब कुछ संभव है, लेकिन ये बहुत लंबा, महंगा और जटिल है। लेकिन अगर नोवा 2 में 6 यात्री बैठते हैं और वह बिना पायलट के है तो फिर ये बहुत आसान है, हम आसानी से निकल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हाँ, जो करना ज़रूरी होगा वह सीरियल नोवा 01, शायद वह नोवा 2 बन जाए या नोवा 025, देखेंगे। जब वह तैयार होगा हम उसे दुबई ले जाएंगे और वहाँ उसके लिए स्थानीय प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। स्थानीय प्रमाण पत्र, बोर्ड नंबर, और फिर हम दुबई में उड़ाने शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञापन के उद्देश्य से या किसी और कारण से, क्योंकि दुबई में व्यवसाय अपने विज्ञापन के लिए डिरिजिबल्स, एयरशिप्स खरीदते हैं। वहाँ 2 शायद गर्म हवा वाले डिरिजिबल्स उड़ते हैं। ये एक तरह से जलती हुई बर्नर के साथ गुब्बारे जैसा है। हवा में उड़ने वाला, हाँ, हवा में उड़ने वाला, बस इसमें प्रोपेलर भी लगे होते हैं। ऐसे गर्म हवा वाले डिरिजिबल्स दुनिया भर में बहुत हैं। ये एक खिलौना है, बड़ा सुंदर, लेकिन फिर भी खिलौना ही है। ये असली डिरिजिबल नहीं है।
लेकिन क्या अच्छा लगा यह कि दुबई में कुल मिलाकर ऐसा मौसम है। वहाँ हवा हमेशा एक जगह स्थिर रहती है, लेकिन अगर कभी हवा चलती है तो सबको पता चल जाएगा। अब शुरू होगी, कल ख़त्म हो जाएगी और फिर 1 महीने तक नहीं चलेगी। वहाँ अगर गर्म हवा वाले डिरिजिबल्स गगनचुंबी इमारतों के बीच उड़ने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब वहाँ मौसम की स्थिति इतनी आदर्श है कि हमारे यहाँ भी छोटे छोटे डिरिजिबल्स, मान लीजिए 200 क्यूबिक वाले, भी आराम से उड़ सकते हैं। और बड़े डिरिजिबल्स की तो बात ही क्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। और चूंकि गर्म हवा वाला डिरिजिबल उड़ता है, हमने भी इस बारे में उनसे बात की थी। वे बोले हमारे यहाँ गर्म हवा वाला डिरिजिबल थोड़ा अलग तरीके से चलता है, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम छोटे से शुरू करेंगे, वहाँ एक छोटा डिरिजिबल भेजेंगे, उसे वहीं प्रमाणित कराएंगे और फिर कंपनी खोलेंगे। कंपनी खोलना तो शुरू से ही तय है। फिर हम वहाँ की स्थानीय लाइसेंस और आवश्यक सर्टिफिकेट लेना शुरू करेंगे ताकि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो सकें। आगे चलकर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजनाएं और रणनीतियां बनाएंगे, किसी खास तरह के उपकरणों के लिए। मुझे लगता है उस समय तक हम यह तय कर लेंगे कि वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या महत्वपूर्ण है वगैरह। क्योंकि निजी यॉट्स को लेकर बहुत सारे सवाल थे। कार्गो टाइप तो शानदार है, मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छा है। वैसे मॉनिटरिंग की संभावना सबसे ज़्यादा दुबई में ही सफल होने की है। मैं खुद लगभग पूरी तरह से भूल गया था कि डिरिजेबल्स के लिए कोई ख़ास ग्राहक या उपभोक्ता नहीं है। हाँ, मॉनिटरिंग के लिए इनका उपयोग ज़रूर किया जाता है। वहाँ की स्थानीय सेना जो पर्सियन गल्फ़ की निगरानी के लिए आई थी, वह भी इसी उद्देश्य से वहाँ मौजूद थी। मुझे ठीक ठीक संख्या याद नहीं है, लेकिन यह दर्जनों में है, यानी संख्या वास्तव में काफ़ी अधिक है। कुल मिलाकर उन्हें काफ़ी बड़े और मजबूत चाहिए। कम से कम 24 घंटे की लगातार मॉनिटरिंग हो, वह भी स्पष्ट और भारी लोड के साथ। कुल मिलाकर वहाँ पहले से ही इस बात पर गंभीर और विस्तृत चर्चा हो रही थी कि यह सब कैसे और किस तरह से होगा। कुल मिलाकर मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन वास्तव में ऐसी लगभग सैन्य विषय वस्तु के लिए अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि पता चला। क्या यह तकनीक वास्तव में सैन्य के लिए है? हाँ, अगर सेना खरीद रही है तो वहाँ सब कुछ बहुत बहुत आसान और वास्तव में सरल है। और कम समस्याएं होती हैं। हाँ, मैं बस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ उनसे कौन सीधे संपर्क में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर सबने संपर्क किया है, हमने सबको पत्र भेज दिए हैं, जैसे कि अगले चरण के बारे में जानकारी देने के लिए। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं दोहराता हूँ, हमने सबको 100 बार समझाया है कि हमारे लिए 1 साल है। अभी हमें नोवा डू को पूरा करना है, जैसे कि सब कुछ स्थिर करना है, जल्दी मत करो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तव में बहुत बड़ी और जीवंत रुचि थी। हमारे स्टैंड के पास सच में लगातार लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक समय तो मुझे लगा, क्या अब थोड़ा आराम किया जा सकता है? कितना आराम किया जा सकता है वुप्शे? रुक जाइए। हाँ, वे बार बार आते रहते हैं, उन्हें दिलचस्पी है और बार बार पूछते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। क्या वेबिनार का अनुवाद किया जा रहा है? मुझे लगता है हाँ, आगे चलकर ज़रूर किए जाएंगे। कुल मिलाकर भारत से बहुत सारे इच्छुक लोग थे। ये सबसे ज़्यादा रुचि रखने वाले, कहना चाहिए कुछ हद तक परेशान करने वाले लोग थे। वहाँ पर ऐसे लोग भी आते थे जो सिर्फ देखने आए थे, और कुछ गंभीर लोग भी थे जो डिरिजेबल्स की बिक्री के लिए कुछ अनोखे अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कोई कहता, सिर्फ मैं ही आपकी मदद करूँगा इन्हें बनाने में। वे डीलरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और वहाँ मैंने भारतीयों से बात नहीं की थी। ऐसा हुआ कि वादिम वासिलेविच ने समहाउ उन सभी को खुद ही संभाल लिया। कुल मिलाकर वह हर भारतीय के पास जाकर कहते थे, फिर से सब कुछ खरीद लिया, डिरिजेबल भी खरीद लिए, बिजनेस भी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाँ, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा, शायद मैंने उस वेबिनार में विस्तार से बताया था कि असल में प्रक्रिया क्या थी। हम दुबई में एक प्रदर्शनी में गए और वहाँ हमें बहुत सारा ध्यान और रुचि मिली। साथ ही हमने ढेर सारे संपर्क भी बनाए। अब हमारे बीच बातचीत का वह कम्फेटी बुके वाला दौर शुरू हो गया है, यानी अनुरोध को स्पष्ट रूप से समझना, कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों को विस्तार से स्पष्ट करना या तकनीकी रूपरेखा बनाना। इसका मतलब है कि आगे की कार्यवाही तय करने के लिए हम सब मिलकर सहयोग से काम कर रहे हैं। अगर ये निर्माण से जुड़ा है तो निर्माण पर चर्चा होती है, अगर ट्रांसफ़र से जुड़ा है तो ट्रांसफ़र पर। ये बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं है कि आप दुकान में गए, शेल्फ से कोई उत्पाद खरीदा और आ गए। यहाँ पर सबके अपने अपने व्यक्तिगत हित होते हैं। ये एक काफ़ी जटिल और पेचीदा काम है। ये काम लगातार चलता ही रहता है और आम तौर पर
लगभग हर बार सब कुछ पहले ही साइन हो जाता है और फिर अगली प्रदर्शनी में अक्सर कोई इसे खींचता है और उसके बाद किसी अनुबंध पर औपचारिक हस्ताक्षर जैसा कुछ होता है। दूसरी कंपनियों के भी कई महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रदर्शनी की ताज़ा खबरें देखें। एयरबस ने इतना अधिक बेचा। यह ऐसा नहीं है कि वहाँ 5 दिन की कोई लॉटरी चल रही हो, बल्कि यह एक सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस सज्जन को बेचा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इससे पहले कई सालों तक इस परियोजना पर काम किया था और वहाँ केवल औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। और अब हम भी आपके साथ ऐसे ही एक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमारे पास वे सभी संपर्क हैं जो काम के लिए आधार बनाते हैं। वैसे बहुत सारे यूरोपीय लोग उत्तरी यूरोप से थे। वे भी इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। वे कहते थे, बहुत बढ़िया, शानदार, इसकी बहुत ज़रूरत है। नोवा 2, नोवा 8 सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं। चलिए बात करते हैं, इस मुद्दे को समझते हैं। सिवाय ब्रिटिश लोगों के। न जाने क्यों, ख़ास तौर पर यूनाइटेड किंगडम ने हम पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी। वे मुंह फेर लेते थे, चले जाते थे, शायद अपने राजनीतिक कारणों से। वे हमें अपने स्टॉल्स पर भी नहीं जाने देते थे। ये बहुत मज़ेदार था, यहाँ तक कि ऐसा भी, हाँ, उनके पास एक स्टॉल था, शायद वे रडार या किसी और चीज़ के साथ थे। ये प्रदर्शनी अर्ध सैन्य थी। वहाँ आधी प्रदर्शनी में वही था जो उड़ता है, यानी जो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। उनके पास भी एक स्टॉल था। मैं बुकलेट्स देख रहा था, उन पर एरोस्टेट बना था। मैंने सोचा, ओह, डिरिजेबल, समझ गया, ये पोर्टेबल एरोस्टेट कॉम्प्लेक्स है। मैं वहाँ गया। हेलो माय फ्रेंड्स। मैंने वह चीज़ उठाई और देखने लगा। देखा, यूनाइटेड किंगडम। मुझे पहले ही समझ आ गया था जब वे हमारे स्टॉल्स पर आते थे कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे स्टैंड पर ना तो कोई झंडा था, ना ही कुछ और, बस एरोनोवा लिखा था। कुछ लोग खड़े थे और मिलाद बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, जुबकेविच। मैं जानबूझकर बहुत ज़्यादा रूसी लहजे में बोल रहा था। जब उन्हें पता चलता कि हम रूसी हैं तो ब्रिटिश लोग अजीब तरह से प्रतिक्रिया देते थे। तो मैं पास गया। वह बोला, हेलो, मुझसे बात करने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस आदमी से संपर्क बनाना है। धीरे धीरे उससे बात करता हूँ। वह मेरे लहजे से समझ जाता है कि मैं रूसी हूँ और ब्रोशर खींचने लगता है। तो मैं कहता हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? वह बोला, निर्यात असंभव है, निर्यात असंभव है। अजीब प्रतिक्रिया थी। बाकी सब शानदार, बहुत अच्छा। चीनी लोग भी कमाल के हैं। वैसे वहाँ हमें कुछ लोग मिले। पता नहीं मैंने पिछली वेबिनार में दुबई से ये बात कही थी या नहीं। थोड़ा सोच कर कहूँ तो बात यह है कि हमारे पास वॉन्ग पावर यूनिट है जिसे हमने खुद डिज़ाइन किया है और अब उसका निर्माण भी शुरू कर दिया है। यह एक अत्याधुनिक माइक्रो टर्बाइन है जिसमें हीट एक्सचेंजर भी लगा हुआ है, 300 किलोवाट की इलेक्ट्रिक आउटपुट पावर के साथ, और इसमें हाई स्पीड जनरेटर भी शामिल है। इसी वजह से 300 किलोवाट इतनी छोटी साइज़ में आ जाता है। हमने पूरे रूस में कोशिश की, लेकिन कोई भी हमें इतनी छोटी साइज़ में ऐसे जनरेटर यहाँ नहीं बना कर दे सका। वे बना सकते थे, लेकिन लगभग 10 अरब और 10 साल लग जाते, लगभग इतना ही। और चीनी लोगों ने कहा, मतलब चीनी लोगों ने क्या कहा, हमें पता था कि उनके पास ये तकनीक है। वे भी इन्हें अपनी इलेक्ट्रिक एविएशन के लिए भविष्य में टरबाइन के साथ लगाने के लिए विकसित कर रहे हैं। सटीक कहें तो उनके पास पहले से टरबाइन है, लेकिन उसमें हीट एक्सचेंजर नहीं। बिना हीट एक्सचेंजर टरबाइनों में ज़्यादा ईंधन लगता है। वे कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली हैं, सब बढ़िया हैं, पर ईंधन दक्षता कम है। रिक्यूपरेटर के साथ ईंधन दक्षता सामान्य आंतरिक धन इंजन, पिस्टन इंजन और डीजल इंजन तक पहुंचती है। हमें पता था कि उनके पास है। हमने संपर्क किया। वे बोले, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आइए करते हैं। लेकिन हमें इसे अपनी टरबाइन के अनुसार थोड़ा संशोधित करना था और हमने उनके साथ 1 साल तक काम किया, इसकी विशेषताओं को बदला, यहाँ तक कि हमने उन्हें इसे और बेहतर बनाने में थोड़ी मदद भी की, जो कि मज़ेदार था। वे हमारी इस विषय में विशेषज्ञता देखकर बहुत हैरान हुए और मैं 2 दिन तक वहाँ जाता रहा। तुम स्टैंड पर ऐसे दौड़ते हो जैसे काम पर जा रहे हो, तुम घूमने नहीं जाते। हम दौड़कर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहले से ही लोग थे। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे शुरू होती थी, फिर भी हम 9:30 बजे पहुँचते और वहाँ भीड़ मिलती। मैं सोचता, इतने लोगों को अंदर कैसे जाने दिया। मैं दौड़ते हुए वहाँ से गुजरा, देखता हूँ वो हमारे जनरेटर जैसा ही है, बहुत मिलता जुलता। फिर देखता हूँ जुबकेविच उन्हें हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। कहते हैं, हमारे स्टैंड पर आइए। मैं कहता हूँ, वदीम वासिलिएविच, ये लोग कौन हैं? वह कहते हैं, वे आए, हमारी ब्रोशर ली और भाग गए। अब बैठकर उसे पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक ब्रोशर में, मतलब हमारे पास कई तरह की सामग्री थी।
एक में टीम और उपकरणों के बारे में था, NOVA 0, एरोलेट, स्ट्रेटोस्फेरिक सोन्ड्स, NOVA 8, NOVA 35 के बारे में जानकारी थी, और दूसरी में तकनीक के बारे में था, डिरिजेबल क्यों अच्छा, पर्यावरण के अनुकूल, किफ़ायती है, हम पिछले डिरिजेबल से कैसे अलग हैं वगैरह। उसमें हमारी 3D मॉडल माइक्रो टरबाइन थी, ठीक उसी के बारे में कि भविष्य के डिरिजेबल्स का दिल वे हाइब्रिड होंगे। ये माइक्रो टरबाइनों और हीट एक्सचेंजर्स पर आधारित फ्यूल और पावर सिस्टम है। इस 3D मॉडल में जनरेटर साइड में था। वे पेपर अपने साथ ले गए और बोले, इन्होंने हमारा जनरेटर दिखाया, अपने लिए लगा लिया। कुल मिलाकर और जुबकेविच कोई गलतफहमी हो गई थी? नहीं, वे बोले, अरे ये हमारी 3D मॉडल है। जुबकेविच उन्हें हमारे पास लाते हैं और कहते हैं, फेडिया, यहाँ कुछ चीनी लोग हैं, वे हमारी चीज़ देख रहे हैं, हमारी ब्रोशर पलट रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, पूछता हूँ, क्या ये दिलचस्प लग रहा है? वे कहते हैं, यह क्या है? वह कहता है, ये हम अपनी माइक्रो टरबाइन के लिए चीन में, आप बिचौलियों से काम कर रहे हैं, हम निर्माता हैं। आप बिचौलियों से क्यों? आपको हमारे साथ काम करना था, वदीम वासिलिएविच। मुझे समझ नहीं आ रहा, चलिए। वे उन्हें मेरे पास लाते हैं। चीनी लोग बड़ी आंखों से खड़े हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, रुको, ठहरो, और मैं शुरू करता हूँ। उस साल हमने आपसे संपर्क किया था, 2 जनरेटर, उसके पास इधर उधर, हम भी ऐसी कंपनी के लिए 2 जनरेटर बना रहे हैं। मैं कहता हूँ, WeChat खोलो। वह WeChat खोलता है और मैं उसके WeChat में हमारा ग्रुप चैट देखता हूँ जिसमें मैं हूँ, माइक्रो टरबाइन वाले हैं। मैं कहता हूँ, ये आप हमारे लिए बना रहे हैं? वह ऐसे बोलता है, भाइयों, और गले लगने लगता है। तो हाँ दोस्तों, ये बस मज़ेदार संयोग था। ठीक पिछले हफ्ते ही जनरेटर पूरी तरह से बनकर तैयार हुए थे। वे इन जनरेटरों के लिए 2 जनरेटर और 2 इन्वर्टर बना रहे हैं। बस उनके पास वैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें हमारे लिए मॉडिफाई किया क्योंकि उसमें कुछ खासियतें थीं। वहाँ थोड़ी स्पीड कम करनी थी, आउटपुट पावर थोड़ी बढ़ानी थी, और इन्वर्टर में ऑपरेटिंग मोड्स जोड़ने थे। और पिछले हफ्ते ही वे इसे पूरा कर रहे थे। और वह प्रदर्शनी में कहता है, आइए आइए, हमने तो आपको बुलाया था, क्या आप परीक्षणों के लिए आएंगे? ज़ाहिर तौर पर मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं दुबई में था। दुबई के बाद मैं सीधे यहाँ आ गया और यहाँ हमारा शिफ्ट हो रहा है, इसलिए बहुत सारे ज़रूरी काम हैं। लेकिन हमारा विशेषज्ञ इगोर पहले ही चीन में था और वह वहाँ गया था। उन्होंने जनरेटरों का परीक्षण फ़िलहाल स्टार्टर मोड में किया, यानी माइक्रो टरबाइन, लेकिन उसे इंजन की तरह घूमना होता है और इसके लिए स्टार्टर के रूप में जनरेटर की ज़रूरत होती है। ये जनरेटर मोड और स्टार्टर मोड दोनों में काम करता है और पिछले हफ्ते स्टार्टर मोड में परीक्षण किए गए थे। बस वीडियो हैं, रिपोर्ट्स हैं, कुल मिलाकर सब कुछ पुष्टि हो गया है। सब कुछ वैसे ही काम कर रहा है जैसे चाहिए था। अगले हफ्ते जनरेशन मोड में परीक्षण शुरू होंगे। अगर सब कुछ सफल रहा तो जनरेटर यहाँ भेज दिया जाएगा। ये तो बस मज़ेदार बातों में से एक है जो प्रदर्शनी में हुई। कुल मिलाकर हमने घूमकर ऐसी ही कुछ और यूनिट्स ढूंढने की कोशिश की। ऐसी कोई यूनिट नहीं मिली। सामान्य टरबाइन्स थीं, वो भी जनरेटर के साथ, लेकिन उनकी क्षमता हमारी ज़रूरत से कहीं कम थी। शायद कोई बेल्जियन कंपनी उन्हें बनाती है और हम उनके पास भी गए थे। तो ये एक तरह की टोह थी। वैसे प्रदर्शनी में जाना इस नज़रिए से फ़ायदेमंद रहा जैसे औद्योगिक जासूसी, कौन क्या बना रहा है, किसके पास क्या है, किसकी कीमत कितनी है वगैरह। उनके पास एक पूरी प्रणाली है, टरबाइन, जनरेटर, कंट्रोलर, नियंत्रण प्रणाली, ईंधन प्रणाली, यानी पूरी तरह से बंद। ऐसी टर्न की सॉल्यूशन की कीमत $500,000 से शुरू होती है। वाह, सच में बुरा नहीं है। सच में, हाँ। ध्यान रखें कि उनकी प्रणाली बहुत ज़्यादा ईंधन खपत करती है और कम शक्ति वाली है। यानी हमारा उत्पाद न सिर्फ हमारे एयरशिप्स के लिए बल्कि एक अलग उत्पाद के रूप में भी बाज़ार में प्रतिस्पर्धी होगा। ये काम अभी भी बाकी है, ये तो बिल्कुल जाहिर है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है कि ये माइक्रो टरबाइनों का उत्पादन करने का चरण है। यहाँ भी सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम आपसे बाद में विस्तार से बात करेंगे। कैम, अब हमें प्रदर्शनी पर वापस आना चाहिए। कुल मिलाकर ये सभी 5 दिन बहुत ही व्यस्त और अनुभवों से भरपूर रहे। मेरी समझ में हमारे पास अब कुछ संपर्कों का एक समूह इकट्ठा हो गया है। अब हमारा काम है शायद व्यावसायिक प्रस्ताव नहीं बल्कि कुछ फीडबैक इकट्ठा करना, यह जानना कि लोगों को क्या दिलचस्प लगता है, वे भविष्य में क्या देखना चाहते हैं, और इससे हमें विभिन्न उपकरणों की मांग की कुछ समझ बन जाएगी। नहीं, ये दरअसल लोगों को पहले से ही अच्छी तरह से समझ है कि उन्हें क्या चाहिए। कोई कहता है, मैं आपके लिए एयरशिप के पुर्जे बनाना चाहता था।
हमें उदाहरण के लिए कुछ पुर्जे कहीं और बनवाने हैं, अब हमें भेजना होगा। पहले उनके साथ NDA यानी गोपनीयता दस्तावेज साइन करना होगा, फिर शर्त के तौर पर पुर्जा भेजना होगा और उनसे व्यावसायिक प्रस्ताव लेना होगा ताकि लागत का आकलन किया जा सके और तुलना की जा सके कि हमारे पास क्या है और अन्य प्रस्तावों के साथ भी। ये पहली बात है। कई सवाल हैं। दूसरी बात, कई डिज़ाइनिंग ब्यूरो हैं जो सीधे कहते थे हम एयरशिप्स पर काम करना चाहते हैं, सब कुछ बोर हो गया है, ये हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, आपके पास एयरशिप है, ये कुछ नया है, आइए हम गोंडोला का डिज़ाइन बनाते हैं, हम केबिन का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर वे हमारे साथ खड़े थे और आइडिया साझा कर रहे थे। अरे ये तो बहुत बड़ा स्थान है, इसमें तंग होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो किया जा सकता है, हमें अपनी टीम में शामिल करें, हम इस काम में रहना चाहते हैं। BMW के डिज़ाइनर भी वहाँ खड़े थे, वे वहीं पर मौजूद थे। वे एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग डिवाइस पर काम कर रहे थे, लेकिन वह मालवाहक था, यात्री नहीं बल्कि मालवाहक, यानी उनका डिज़ाइन पूरी तरह से बाहरी और आंतरिक दोनों था। वे तकनीकी डिज़ाइनर हैं जो अत्यंत जटिल और उन्नत तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब विदेशी लोग डिज़ाइनर कहते हैं, उनके यहाँ इंजीनियर भी डिज़ाइनर होता है, लेकिन ये वास्तव में एक डिज़ाइन ब्यूरो था। हमने उनसे समझौता किया है। अब हमें उन्हें शर्तिया तौर पर गोंडोलों के आकार भेजने हैं, नोवा 8, नोवा 35। वह अंदर से कैसी होगी ताकि वे स्केच प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकें और हमें दिखा सकें, देखिए हम इसे ऐसे देखते हैं। और आगे अगर कुछ शानदार होता है तो आगे किसी तरह से सहयोग शुरू करना। ये तो स्पष्ट है कि वे सिर्फ ड्राइंग ही नहीं करना चाहते बल्कि कमाई भी करना चाहते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है अपनी सेवाओं को बढ़ावा देना, यानी यह एक तरह के संपर्क हैं। दूसरी तरह के संपर्क, ये कुछ ठोस है। उदाहरण के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ उन्हें हमें ड्रोन के लिए सभी तकनीकी आवश्यकताएं भेजनी होंगी कि उसे किन मानकों पर खरा उतरना चाहिए। हमें यह सब कुछ अध्ययन करना होगा उदाहरण के लिए, और ठीक उसी ड्रोन की रूपरेखा तैयार करनी होगी जो इन आवश्यकताओं के अनुसार वहां जाएगा, और उनके साथ किसी तरह की पत्राचार करनी होगी। उदाहरण के लिए, क्या हमने इसे सही समझा या नहीं, हमने इसे इस तरह किया है, ठीक है, ठीक है, बस जल्द ही हम आपके पास आ रहे हैं। वे कहते हैं ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं, यानी यह संपर्कों की दूसरी श्रेणी है। तीसरा, यह उस संयुक्त परियोजना के बारे में है जिसमें परियोजना को किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाना है। अगर यह दुबई में संपर्कों का वही समूह है, और अगर यह दुबई है तो संक्षेप में हर एक के साथ लक्षित काम पहले से ही शुरू हो जाता है। मॉनिटरिंग एयरशिप्स के साथ, हाँ, यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि उन्हें कौन सा विशेष चाहिए, छोटे विज्ञापन वाले के साथ भी। तो हाँ, असल में बहुत सारा काम है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में भले ही वे पैसों से भरा हुआ एक बड़ा सूटकेस रख दें और कहें हमें ऐसा एयरशिप चाहिए, क्या हम फिर भी उन निर्धारित कदमों या योजनाओं से नहीं हटेंगे जो हमने अपनी रोड मैप में बहुत सोच समझ कर बनाई थी? या फिर कुछ थोड़ा सा लचीलापन वास्तव में संभव है? नहीं, इस योजना से हटना संभव नहीं है, क्योंकि आखिरकार जैसा कि पता चला है, एयरशिप्स की ज़रूरत है। छोटे भी चाहिए लेकिन बड़े भी ज़रूरी हैं, और हमारे लिए बड़े एयरशिप तक पहुंचना, यह एक विकासात्मक रास्ता तय करना ही होगा। हम अभी सब कुछ छोड़ नहीं सकते। 30 टन के लिए एक ग्राहक आया है, और जब हमने अभी तक आपके साथ नोवा 2 भी पूरा नहीं किया है तो सीधे 30 टन वाला बना देना संभव नहीं है। 9 महिलाओं से 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो जो योजनाएं थीं वही अब भी हैं। ये हैं नोवा 2, नोवा 8, नोवा 35। साथ ही हम उन रास्तों का व्यावसायीकरण कर रहे हैं जिन्हें पहले ही तय किया है। नोवा 01 हमने पूरा किया, लोगों ने वीडियो में देखा और कहा मज़ेदार है, हमें चाहिए। इसी हमें चाहिए के लिए हम बैच निकालने और बेचने को तैयार हैं। ये स्पष्ट है कि पहले इस पर सख्ती से सहमति बनानी होगी। जब सहमति हो जाती है हम उन्हें बनाते हैं, बेचते हैं। नोवा 2 हमने असेंबल किया, बिना पायलट मोड और मॉनिटरिंग मोड में परीक्षण किया। अब हमें समझ आ गया है कि इस आकार का एयरशिप हमारे लिए संभव है। मुझे यकीन है जब यह उड़ेगा तो ऑर्डरों की बाढ़ आ जाएगी। वैसे भी कुछ ऑर्डर पहले से हैं, शर्तिया तौर पर, लेकिन ये 2000 क्यूबिक मीटर का नहीं तो ये 700 क्यूबिक मीटर का भी हो सकता है, ठीक वैसे जैसे नोवा 01 के साथ हुआ था। इसका मतलब है हमने यह चरण पार कर लिया है। अब इन उपकरणों को व्यावसायिक रूप से सीरियल प्रोडक्शन में लॉन्च किया जा सकता है। नोवा 8, नोवा 35, सब कुछ उसी पद्धति के अनुसार है। हम बड़े डिरिजेबल्स की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे अगर डिरिजेबल्स को विदेश में कहीं बेचना हो तो क्या रूस से ही ऐसा करने में कोई विशेष समस्या या चुनौती है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जैसी कोई मध्यस्थ परत बनाना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे देश में ऐसे विशेष तंत्र हैं जो निर्यात का काम करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं बदलता।
दूसरे देशों में बेचना संभव है, बेचना चाहिए भी। जब आप बेचते हैं तो देश इसका समर्थन करता है। सवाल है कौन खरीदता है। अफ्रीका से कुछ लोग आए थे वहाँ। खैर, बात समझ में आती है। व्यापारी हमेशा कहते हैं, वाह कमाल है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ ताकि मेरे पास हो, उड़ सकूँ, सामान ला जा सकूँ। इसमें सब कुछ स्पष्ट है। किस देश से थे मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन सरकार से भी कुछ लोग आए थे और उनके साथ भी हमने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। ठीक है, हमने रूस में बना लिया। अभी अभी एक सज्जन आए, कहते हैं, मैं अफ्रीका में एयरशिप चाहता हूँ। तुम भी तो उसी देश से हो, हमें विस्तार से समझाओ। मतलब क्या उसे प्रमाणित होना चाहिए या हम उसे सीधे शब्दों में कहें, अलग अलग हिस्सों में लाकर वहाँ अफ्रीका में जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं, देखिए अफ्रीकी उत्पाद, क्या तुम उसके लिए प्रमाण पत्र दोगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा। अफ्रीका, प्रमाण पत्र दो, उड़ाओ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर अपने देश में इसका प्रमाणन कराओ, ले आओ। हमने उनके साथ भी यह तय किया कि उनके अपने स्थानीय नियम हैं। उन्होंने शायद 7 नियम गिनाए जिनमें कुछ विशेष कानून भी थे। उन्होंने हमें वे भेज दिए हैं। हमने उन्हें अभी तक प्रोसेस नहीं किया है। वो कहते हैं, आप उन्हें पढ़िए, आपको सब समझ आ जाएगा, चाहे ड्रोन हो, पायलट वाले हों या ऑप्शनल पायलट वाले, वगैरह वगैरह। कहीं कहीं आपको टाइप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और तब रूसी टाइप सर्टिफिकेट के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, ले आइए। यानी सवाल ये है, क्या इसे यहाँ से बेचा जा सकता है? बेचा जा सकता है, किसी को सर्टिफाइड, किसी को बिना सर्टिफिकेशन के। कोई समस्या नहीं है, बस रास्ते अलग अलग हैं। कुछ रास्ते लंबे हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ रास्ते ज़्यादा जटिल हैं। हमारे पास एकल नमूने का प्रमाण पत्र है। अब ये किसी तरह बदल गया है। अब इसे वैसे नहीं कहा जाता, लेकिन एकल उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में तो वे समझते भी नहीं हैं कि यह क्या है, एकल नमूने का प्रमाण पत्र। कोई कहता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर रूस ने कागज़ दिया है तो हम यहाँ की स्थानीय ले लेते हैं। लेकिन फिर भी सत्यापन की प्रक्रिया होगी। वे उसका अनुवाद करते हैं, स्थानीय लोग उस पर मुहर लगाते हैं कि अब स्थानीय भी कहते हैं कि यह सुरक्षित है। वे एक बोर्ड नंबर जारी करते हैं और व्यक्ति उसे किसी तरह इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा हो, राजनीतिक रूप से रूस से बेचना मुश्किल है। बहुत सारे लोग आए, यार तुम लोग कमाल हो, बहुत बढ़िया। बोइंग के लोग आए थे, बोइंग के लोग आए थे, और वो भी सिर्फ कोई आम प्रतिभागी नहीं जैसे स्टैंड के सदस्य हों। वहाँ एक महिला थी, शायद वाणिज्यिक निदेशक की उप प्रबंधक। कुल मिलाकर बहुत बड़ी पोस्ट थी। वह आईं और उन्होंने बोरिस अलेक्जेंद्रोविच से बात की। वह कहती हैं, लोगों, कितना शानदार है, हम एयरशिप खरीदना चाहते हैं। बोरिस अलेक्जेंद्रोविच बोले, कौन सा? यहाँ तक कि नोवा 2 भी, क्या आप बना सकते हैं? हम खरीदना चाहते हैं। वह बोले, आपको इसकी ज़रूरत क्यों है? तो क्या, आखिर ये तो एयरशिप है। चाहिए चाहिए। और वह बहुत ही अच्छे से बोली, बस खरीदना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर भी अमेरिका से, यूरोपीय देशों से भी लोग आते थे। बहुत शानदार, चाहिए। अरे रूस, दुबई में कंपनी खोलिए, रूसी संबंध को पूरी तरह से काट दीजिए, तब हम खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें इसकी ज़रूरत है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम एविएशन से हैं, हम समझते हैं कि ये क्या है, चाहे वह कार्गो हो, टूरिज्म हो, सब कुछ बहुत शानदार है। आप लोग कमाल हैं, टीम टॉप है, लेकिन बस रूस से इसका कोई संबंध ना हो। हमारे यहाँ विताली और मिलाद हैं। वे बंद पार्टियों में जाया करते थे। पहले दिन उद्घाटन के मौके पर पार्टी थी, यानी प्रदर्शनी हुई, जो लगभग 6 बजे बंद हो गई, और 7 बजे एक बंद पार्टी थी। वहाँ सभी बड़े लोग थे, चलिए इसे ऐसे ही कहते हैं। थोड़ा बहुत नेटवर्किंग भी हुआ। और वैसे जो भी चाह रहा था वहाँ चला जाता था, देखता था। वहाँ पर हमने ज़्यादातर यूरोपियनों से बहुत बातचीत की और उनसे अलग अलग विषयों पर खुलकर चर्चा की। यार सब लोग यही कहते हैं कि रूस से अब दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात में रूस से जुड़े रहना सही नहीं लगता। फ़िलहाल शायद ऐसा ही है। वैसे वहाँ एक और दिन के लिए एक और पार्टी थी और विटाली और मिलाद भी उसमें शामिल थे। वे दोनों बहुत शानदार तरीके से अंग्रेज़ी बोलते हैं, पूरी तरह से विषय में डूबे हुए हैं। अगर मैं कभी कभी अनुवादक की बात सुन भी लेता था तो वे खुद ही सब संभाल लेते थे। सब लोग कहते हैं कि वे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, पैसे लगाने के लिए तैयार हैं,
यहाँ जैसे दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी खोलो और बस सब कुछ हो जाएगा, फंड्स से पैसे आएंगे, हम तुम्हारे लिए ऑर्डर लाएंगे और ख़ुद भी खरीदेंगे। और शायद मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके पास ऐसा सोचने का पूरा अधिकार है। क्यों नहीं? आखिरकार कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खोलना आज के समय में एक सामान्य और आम प्रैक्टिस है। क्या हम इस रास्ते पर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल, हम योजना बना रहे हैं। सवाल यह है, हर चीज़ का अपना समय होता है। पहले हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। शायद उस समय तक इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, शायद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। तो बस इधर उधर देखो, यहाँ रूस है, CIS देश बहुत बड़े और विशाल हैं, एशिया भी बहुत बड़ा और विस्तृत है, और कई अन्य देश भी हैं, अफ्रीका, भारत। उन्हें भी इस राजनीति से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर थोड़ा सोचें तो बिना ऑर्डर के रहना असंभव है। हाँ, सवाल सिर्फ ये है कि हम कब। कहीं जाना आसान होगा, कहीं जाना मुश्किल। तो आखिर कहाँ जाना चाहिए? संभवतः जहाँ जाना आसान है वहीं जाना चाहिए। प्रकृति का यही नियम है, पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। बिल्कुल सही। और क्या मैंने सही समझा कि हमारे डिरिजेबल्स के लिए एक रूसी सर्टिफिकेट है जो हमें मिलेगा, और अगर वह उस देश में मान्य है जहां डिरिजेबल बेचा जा रहा है तो वे उसे सिद्धांततः इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वह मान्य नहीं है तो सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है? क्या उन्हें यह मसला खुद सुलझाना होगा? वहाँ असल में सीधे शब्दों में कहें तो कुछ निश्चित नियमों और प्रक्रियाओं होते हैं जिनका पालन किसी भी उपकरण को करना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हवाई जहाज़ के नियम डिरिजेबल पर लागू नहीं होते, हेलीकॉप्टर के नियम भी डिरिजेबल पर लागू नहीं होते। डिरिजेबल के लिए अपने अलग नियम हैं जो कभी अमेरिका में बनाए गए थे, फिर उन्हें कॉपी करके जोड़कर ऐसे ही यूरोपीय नियम बना दिए गए। फिर रूस ने भी उन्हें कॉपी किया, जोड़कर रूसी नियम बना दिए। और अगर कहीं कुछ बदलता है तो सब जगह क्रमवार बदलाव कर दिए जाते हैं। कोई बदलता है, कोई नहीं बदलता। अक्सर कोई भी बदलाव करना या पीछे रहना पसंद नहीं करता। कुल मिलाकर सब कुछ एक जैसी ही है। राजनीतिक रूप से यह रूसी प्रमाण पत्र है। अगर आप आवश्यकताएं ध्यान से पढ़ेंगे तो वे हर जगह एक जैसी ही हैं। आगे सिर्फ राजनीति है। वही अफ्रीकी व्यक्ति पूछता है, रूस में ये सभी मानक किस आधार पर बनाए गए हैं? हम कहते हैं यूरोपीय आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय। वह कहता है फिर कोई समस्या नहीं है, आप हमें रूसी प्रमाण पत्र भेजिए, यही प्रमाणन आधार। हम इसकी इनसे तुलना करेंगे। अगर वे बिंदु दर बिंदु मेल खाते हैं तो हमारे पास कोई सवाल कैसे हो सकते हैं? यानी हम इसका उपयोग करते हैं। हम आपके को नहीं जानते, लेकिन वह भी वैसा ही है। कोई सवाल नहीं, सिर्फ राजनीति है। तो हाँ, एक रूसी जोन है, एक यूरोपीय जोन है, एक एशियाई जोन है, एक अमेरिकी जोन है। लेकिन डिरिजेबल्स के लिए मानक हर जगह एक जैसे हैं, क्योंकि वे भले ही केंद्रीकृत तरीके से नहीं बनाए गए, लेकिन एक दूसरे की नकल करके बनाए गए हैं। और ये सही भी है, ताकि एक समान मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में हो, न कि हर जगह अलग अलग तरह के सॉकेट्स की तरह। तो विमानन भी इसी की ओर बढ़ रही है। विमान मुख्य रूप से देशों के बीच उड़ान भरने के लिए ही बनाए गए थे, और मैं यहाँ अपनी खुद की मानक बनाने लगूँ, ये अप्रभावी है। इसकी क्या ज़रूरत है? और इसलिए ये सब लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है। अच्छा, तो प्रदर्शनी के बाद हमारी निकट भविष्य की योजनाएं या लक्ष्य क्या हैं? या कोई हॉट क्षेत्र हैं जिनकी ओर हम बढ़ रहे हैं? हमारे सामने सबसे नज़दीकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं? महत्वपूर्ण कार्य? हमें कुछ नीरस कार्य करने हैं। मेरे पैर थोड़े ठंडे हो रहे हैं। हाँ, ऑफिस में हीटिंग कहाँ है? वर्तमान में सबसे चर्चित मुद्दे क्या हैं? हवाई जहाज़। हाँ, मुझे पता था। वैसे दिमित्री सर्गेविच खमेल बहुत उत्साहित थे, कह रहे थे, यार जब तक आप नहीं हैं हम इसे हवा में उड़ा देंगे। मैंने उसे कहा, जब तक हम नहीं आते मशीन को छूना मत। यार, उसने बात मान ली। अच्छा होता अगर छू लेता। खैर, क्या, नया साल आने से पहले हम हवाई जहाज़ उड़ाएंगे। 1 महीने से भी कम समय अब बचा है, और अब इंतज़ार भी बहुत कम रह गया है। कल हमें सब कुछ पता चल जाएगा। खैर, कल सुबह हम हवाई अड्डे जा रहे हैं। हाँ, स्थिति क्या है? सबसे पहले हम वास्तव में हवाई जहाज़ पर बहुत कम ताकत और संसाधन लगा रहे हैं। हम सचमुच कल गेना के साथ जाएंगे और अपने साथ दीमा और डेनिस को भी ले जाएंगे। हम उस पर नियंत्रण प्रणाली लगाएंगे। नहीं साहब, उसके साथ स्थिति क्या थी? वास्तव में वह शुरू से ही जल्दबाजी में बना था। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी में लगभग बहस हो गई थी कि हम इसे इतनी जल्दी बना लेंगे।
ये सब समझ में आ गया था कि हम बनाने में असमर्थ रहे, क्योंकि बाहरी आवरण हमने नहीं बनाया था, वह किसी बाहरी कंपनी ने बनाया था। हमारी मशीनें खड़ी हैं और अब भी खड़ी हैं, और जगह को लेकर अभी भी सवाल हैं। तो सवाल क्या है? इंतज़ार की स्थिति है। हमारी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, हम हालात के बंधक हैं। यह किसी दूसरी कंपनी ने बनाया था। साफ था कि उन्होंने समय सीमा बताई थी, लेकिन वे उसे पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कभी एयरशिप नहीं बनाए थे। वे तरह तरह की फुलाने वाली आकृतियाँ बनाते थे, यहाँ तक कि उड़ने वाली भी, लेकिन एयरशिप नहीं, क्योंकि खिलौना और उपकरण अलग चीज़ें हैं। उनसे कुछ चीज़ें बन नहीं पाईं, कुछ चीज़ों को फिर से बनाना पड़ा। फिर जब उन्होंने खोल तैयार किया तो वह खोल 2 हिस्सों में था। वहाँ पीछे दिमित्री सर्गेविच ने एक फुलाने वाली पूंछ का आइडिया दिया था। ये पूंछ मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि पहली खोल की बनावट सही नहीं थी। जो भी धातु की संरचनाएं उन्होंने डिज़ाइन की थीं, वे भी फिट नहीं आईं। हमने उन्हें भी फिर से बनाया, क्योंकि खोल की बनावट आखिरकार बदल गई थी। तब हमने सब कुछ चित्रों के अनुसार दोबारा बनाया, लेकिन पता चला कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी। दीमा ऑर्लोव, जो नियंत्रण प्रणाली के डेवलपर हैं और साथ ही रिमोट पायलट भी हैं, वे हमारे नोवा 08 को उड़ाते हैं, और उन्होंने कहा, मैं इसे उड़ाऊंगा ही नहीं, आप लोग देख नहीं रहे हैं, इस फ्रेम को देखो। और वह फ्रेम वाकई में काफ़ी डरावनी थी। शायद वह इस चीज़ का भार सह लेती, लेकिन दीमा चिल्लाते ही रहे। आखिरकार हमने उस फ्रेम को फिर से बनाना शुरू किया। हमने सोचा कि एहतियात बरतनी चाहिए। हाँ, चूंकि हमने उसे फिर से बनाया, दिमित्री सर्गेविच अपनी शानदार आइडियाज़ के साथ आ गए कि वह कैसी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ऐसा, चूंकि एयरशिप छोटा है, उसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी कम है। उसमें इतना वॉल्यूम भी नहीं है कि वह सीधे शब्दों में कहें तो खुद को भी खींच सके। वह ऊपर से हाइब्रिड भी है, और इतनी बड़ी फ्रेम के साथ भी मन करता है कि सब कुछ हल्का बनाया जाए, पतला किया जाए। सब कुछ बहुत नाजुक है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, बस मत छेड़ो, आंखें बंद कर लो, जो होगा देखा जाएगा। हमने काफ़ी मजबूत फ्रेम बनाई। ये तो साफ है कि वह थोड़ी भारी हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे, और टेल भी जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा भारी हो गया। और कुल मिलाकर एयरशिप की बैलेंसिंग बिगड़ गई। मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र और वॉल्यूम का केंद्र एक ही जगह होना चाहिए, ताकि हवा में वह किसी भी तरह से घूमे नहीं, ताकि वह सीधा उड़ सके, न कि इस तरह से। कुछ ऐसा ही। हाँ, वो तो वैसे भी क्वाडकॉप्टर टाइप का है। ठीक है, नोवा 2 में तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र और वॉल्यूम का केंद्र दोनों एक ही जगह है, और प्रोपेलर पर बल लगाने का बिंदु भी ठीक वहीं है। सब कुछ बहुत आसान है, और वह क्लासिक भी है। वह लगभग संतुलित है, मतलब उसके साथ सब कुछ बहुत आसान है। तुम प्रोपेलर से थोड़ा सा ऐसा करते हो और वह चल पड़ता है, फिर वैसे ही धीरे धीरे पीछे आ जाता है। अगर तुम प्रोपेलर से कुछ नहीं करते, तुम प्रोपेलर से, और वह फिर से चल पड़ता है। यानी सब कुछ बहुत आसान है। इसके साथ इतना आसान नहीं है, ये ज़्यादा भारी है। मतलब तुम्हें प्रोपेलर से बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़बरदस्त थ्रस्ट बनानी पड़ती है। और प्रोपेलर 2 सेंटर के नीचे नहीं, बल्कि 4 हैं। और हाँ, उन्हें ऐसे होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बीच में हो और प्रोपेलर उसके चारों ओर चौकोर में लगे हों। यानी सिद्धांत रूप में सब कुछ सममित होना चाहिए। इस वजह से कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र दाएं बाएं चला गया, हमारे प्रोपेलर थोड़े थोड़े खिसक गए हैं। कल हम उन्हें फिर से लगाएंगे, दिमित्री सर्गेविच फिर से सब कुछ नापेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पिछला हिस्सा बहुत ही भारी हो गया और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी बहुत पीछे चला गया। हमने कोशिश की कि बैटरियों को फ्रेम से हटाकर आगे की गोंडोला पर रख दें, यानी पूरी वजन को आगे ले जाए। फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। आगे क्या किया, हमने पिछला हिस्सा हल्का किया, कुछ मजबूती वाली पाइपें हटाईं, वहाँ के कवर भी उतारे। अब वहाँ सुंदर सफ़ेद कवर नहीं होगा, वहाँ नीला कुशन होगा। कुल मिलाकर हमने कुछ किलो वज़न कम किया, शायद 4 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन लंबे लीवर पर इससे केंद्र और पीछे चला गया। काफ़ी भारी, हाँ। बैटरियाँ फिर भी आगे की ओर चली गईं और ऐसा लगता है कि वह ठीक से संतुलित हो गया है। कल हम गोंडोला को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और हाँ, कल हम उसे आगे बढ़ाएंगे। फिर से केंद्र बदल जाएगा, लेकिन अब ये छोटी मोटी बातें हैं। यह एक बात हुई, और क्या था, 2। उसमें हमने हीलियम, तब कुल मिलाकर एयरशिप में एक और खासियत होती है क्लासिक वाले में। उसके साथ कोई सवाल या समस्या क्यों नहीं थी? वह इतनी जल्दी क्यों उड़ गया और तैयार हो गया? नोवा 01 में आगे का लैंडिंग गियर और पीछे का लैंडिंग गियर है। पीछे 1 पहिया भी है। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अगर वह दौड़ते हुए थोड़ा उड़ जाए तो वह पहिए से न टकराए।
हाँ, और ताकि पिछला टेल हिस्सा ज़मीन को ना छुए और वह आराम से उड़ सके मान लीजिए। और एयरशिप में सही तरीके से संतुलित एयरशिप में ऐसी एक विशेषता होती है। इससे ये समझा जा सकता है कि उसमें कितना हीलियम है। हीलियम की गणना करना मुश्किल होता है। हाँ, वहाँ फ्लो मीटर होते हैं, सिलेंडरों पर प्रेशर सेंसर होते हैं, लेकिन फिर भी यह लगभग अनुमान ही होता है। कुल मिलाकर तुम उसमें हीलियम डालते रहते हो और वह आगे की लैंडिंग गियर पर पिछले पहिए पर खड़ा रहता है। तुम उसमें हीलियम डालते रहते हो और फिर एक पल आता है, ओपा, बस ऐसे ही, और फिर एयरशिप की धुरी ज़मीन के समानांतर हो जाती है। बस इसका मतलब है कि उसमें हीलियम की ज़रूरी मात्रा है। इसका मतलब है कि वह संतुलित हो गया है और वह सिर्फ उसी निर्धारित बिंदु पर ज़मीन पर खड़ा है। लेकिन हाइब्रिड एयरशिप के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह ज़्यादा भारी होता है। उसकी पूंछ ऐसे ऊपर नहीं उठेगी और नहीं, सीधे शब्दों में कहें तो कोई संकेतक भी नहीं है। ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। हाँ, यह कि वह सही तरीके से संतुलित है, उसमें सही मात्रा में हीलियम भरा है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा क्योंकि यह नीचा है, छत भी नीची है, यानी कि एरोलेट के खोल से ज़मीन तक की दूरी बहुत कम है। वह अपने आप में काफ़ी बड़ा है, लेकिन छत नीची है। इसे उठाना संभव नहीं है ताकि अंदर जाकर देख सकें कि बैलूनेट कितना भरा है। कुल मिलाकर जब हमने इसे दुबई जाने से पहले संतुलित किया था तब हीलियम की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। यह बात तब समझ में आई। वह भरा हुआ खड़ा है लगता है, तुम उसे देखते हो, भरा हुआ है, डिरिजेबल। उसके 3 संपर्क बिंदु हैं, तराजू पर रखा है, वज़न देखते हो, बहुत भारी है। क्या सब कुछ तौला गया था? तौला गया था। और जैसे सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब तुम गणना करने लगते हो तो पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र सिर्फ पीछे नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ भारी है, बल्कि अभी भी हीलियम पूरी तरह से नहीं भरा गया था। हीलियम भरते हो और वही प्रभाव वहाँ होना चाहिए, लेकिन वह नहीं होता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भारी है। वह हाइब्रिड है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। देखो, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र खिसक गया। कुल मिलाकर संतुलन बनाना बहुत जटिल प्रक्रिया है, और यह इसलिए भी है क्योंकि लोहे के हिस्से बदले गए, और इसलिए भी कि यह क्लासिक नहीं है। वहाँ सभी विधियाँ मौजूद हैं। मान लो जब हम नोवा 01 को इकट्ठा करने जा रहे थे तो बोरिस अलेक्जेंद्रोविच ने वादिम वासिलिएविच के साथ हमें एक गाइड बुक दी थी, और तुम उसी गाइड बुक के अनुसार सब कुछ पहले ही किया और खोजा जा चुका है। हाँ, बस बिंदु 1 2 3 4 5 हो गया, इकट्ठा किया, उड़ान भरी, उड़ गया। मज़ेदार है। हाइब्रिड के लिए ऐसी कोई गाइड बुक नहीं है, और हम सब कुछ अनुभव से कर रहे हैं। अनुभव से टटोल टटोल कर। वह भी अलग है, खुद को अलग तरह से पेश करता है, यहाँ तक कि हैंगर में भी जब उसके साथ काम कर रहे होते हैं। और किसी तरह संतुलन का काम भी लगभग पूरा हो गया। साथ ही समय सीमा भी बढ़ती जा रही थी। स्थानांतरण, हाँ, प्रदर्शनी। कभी यह स्थानांतरण, कभी प्रदर्शनी की तैयारी, कभी याकूतियाँ जाना, तो कभी दिमित्री सर्गेविच को इस स्ट्रेटोस्फीयर के लिए बुलाना पड़ता था। यानी हमारा ध्यान थोड़ा एरोलेट पर नहीं था। हम यूं कहें अपनी प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं कर रहे थे जब हमने आपको कुछ समय सीमा बताई थी, लेकिन यह सब कंपनी के सामूहिक हित के लिए था, स्वाभाविक रूप से। कंट्रोलर, जैसा कि मैंने कहा था, तब दिखा भी रहा था, बैठा हुआ था। ये रहा कंट्रोलर, इसी की वजह से, और वगैरह वगैरह। दीमा ने इन कंट्रोलरों को 100 बार जांचा परखा, सब कुछ ठीक से काम करना चाहिए था। आखिरी बार जब हम हवाई अड्डे गए, दीमा ने चालू किया, वे काम नहीं कर रहे थे। शायद वे जम गए थे या थक गए थे, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे। नहीं, न तो वे जमे थे न ही थके थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि इस रेडियो टेक्निकल एलिमेंट को क्या कहते हैं। ऐसा ही कुछ है। सबको मशहूर चिप और डिप नेटवर्क में ये एक ख़ास मार्किंग के साथ बिकते हैं। उन पर उनकी विशेषताएं लिखी होती हैं। किस वोल्टेज पर, शर्तिया तौर पर उसे काम करना चाहिए, खुलना चाहिए, वगैरह। इन्हें ख़रीदा गया, सर्किट में लगाया गया, और लैब टेस्ट के दौरान ये फंक्शन बोर्ड पर काम नहीं कर रहा था, और जैसे कि सब कुछ ठीक था। वहाँ पर जब सब कुछ लगाया गया था, चालू किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पता लगाने लगे कि क्यों, सब कुछ चेक किया और पता चला कि दरअसल इस एलिमेंट के डेटा शीट में, मुझे नाम याद नहीं है, अलग मान दिए गए हैं, यानी वहाँ पर दूसरा वोल्टेज होना चाहिए था, वगैरह। हमने ये सब निकाल दिया, दूसरे लगा दिए। कल वापस जाकर ये सब फिर से इंस्टॉल करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी, जटिल और चरणबद्ध है, लेकिन सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या हम कल उड़ान भरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उड़ान नहीं भरेंगे। कल हम वहाँ कंट्रोलर लगाएंगे, हमारा एयरशिप फिर से जीवित हो जाएगा। अब उसकी WGS प्रणाली ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि अपने आप स्वचालित रूप से काम करेगी।
प्रोपेलर घूमने लगेंगे, हर एक स्वतंत्र रूप से घूमना शुरू करेगा, वह अपनी पूंछ हिलाएगा। लेकिन आगे और भी बहुत कुछ, बहुत ही दिलचस्प, अद्भुत और रोमांचक होने वाला है, जिसमें हमें नए अनुभव भी मिलेंगे। सबसे पहले फाइनल असेंबली, क्योंकि हम बैटरियों को लगातार इधर उधर कर रहे हैं, ये तारें बार बार इधर उधर जाती हैं। सब कुछ तैयार तो है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से असेंबल करना, इसमें समय लगता है 2 से 3 दिन। लेकिन ऐसी स्थिति में कि जब हैंगर में हीटिंग नहीं है और उंगलियां जम रही हैं, तो ये सब काम थोड़ा और लंबा चलेगा। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ही ट्रायल फ़्लाइट्स शुरू करेंगे। ट्रायल फ़्लाइट्स कुछ इस तरह दिखेंगी, इस शर्त के साथ कि सबसे पहले अब और कोई लेकिन नहीं होगा। हालांकि मैं एक लेकिन जानता हूं जो हो सकता है, वह है टेल असेंबली के पीछे की स्टीयरिंग सर्वो मोटरें। वदीम वासिल्येविच ने नोवा 01 पर बहुत शक्तिशाली बड़ी सर्वो मोटरें लगाई थीं। वे ज़रूरत से ज़्यादा थीं, लेकिन मुझे पता है कि इसकी वजह क्या है। AU-30 या AU-12 पर, या कहें कि पिछले डिरिजेबल्स पर, वे ओवरहीट हो जाती थीं। यानी सब कुछ गणना के अनुसार था, वे हर काम संभाल लेती थीं, ज़मीन पर भी ठीक चलती थीं और उड़ान में भी। लेकिन अचानक कुछ समय बाद कुछ मोटरें बंद हो जाती थीं। बाद में समय के साथ पता चला कि यह बस उनका ओवरहीटिंग था। वे सेफ मोड में चली जाती थीं, ठंडी होती थीं, फिर से चालू हो जाती थीं और सब कुछ फिर से काम करने लगता था। उड़ान के दौरान जब कुछ फेल हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, फिर चालू हो जाए तो अच्छा लगता है, बंद हो जाए अच्छा नहीं लगता। वादिम वासिल्येविच ने तुरंत ही पिछली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कहा, ऐसी मोटरें थोड़ी ताकतवर हों, यहाँ रोलिंग मोटरें लगेंगी और सब कुछ शानदार तरीके से काम करता है। दिमित्री सर्गेयेविच को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई थी, तो उन्होंने छोटी मोटरें लीं, काफ़ी छोटी। ये तो समझ में आता है, मोटर के पासपोर्ट में लिखा होता है कि सब कुछ मानकों के अनुरूप है। हाँ, शाफ्ट पर कितना टॉर्क है वगैरह, गणनाओं के अनुसार सब कुछ मेल खाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जो टॉर्क लिखा है वह शायद चीनी टॉर्क है, जैसे बैटरियों पर चीनी वोल्ट लिखे होते हैं। इस बात का थोड़ा संशोधन करना ज़रूरी है, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि कुल मिलाकर कई तरह की गलतियाँ थीं, और ये पता नहीं, क्या पता मशीनें काम ना करें। ये तो समझ में आता है, हम जल्दी से दूसरी ले लेंगे, हमारे पास है, लेकिन इससे फिर से थोड़ा समय लग जाएगा। खैर, उम्मीद है वे काम करेंगी। अगर वे फेल हों, हम फिर भी पास जाकर चेक करेंगे। पास जाकर ये वैसे ही दिखेगा जैसे नोवा 01 पर था, जब हम नवाचारों में थे। जब हम एयरशिप को शांत मौसम में बाहर निकालते हैं, हवा स्थिर होती है और वह हमारे पास बंधा रहता है। दिमा प्रोपेलर चालू करता है, एयरशिप उड़ने लगता है। दिमा प्रोपेलर बंद करता है, एयरशिप उतर जाता है, बस। और हम बस देखते हैं कि वह कैसे व्यवहार करता है। फिर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और दूर, थोड़ा और ऊंचा, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक छोटी सी समस्या है। नोवा 01 लगभग पूरी तरह संतुलित है, वह उतरता है धीरे धीरे, सहज रूप से। नरम, हाँ। और यह कठोर यंत्र, और यहाँ इस तरह की उड़ानें करना शायद संभव नहीं होगा, सीधा ऊपर उड़ना, सीधा नीचे उतरना। लेकिन इस यंत्र में एक ट्रांजिशन मोड है, यानी उस पल जब नोवा 01 अपने प्रोपेलर घुमाती है तो वह उन्हें बंद कर सकती है, प्रोपेलर घुमा सकती है, यानी वर्टिकल थ्रस्ट से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में बदल सकती है, फिर चालू कर सकती है और आराम से आगे बढ़ सकती है। यहाँ ये संक्रमणकालीन मोड है। बहुत दिलचस्प होगा देखना कि यह यंत्र कैसे व्यवहार करता है। यह एक बात है, सबसे अधिक संभावना है कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि हम इसे ज़्यादा भारी नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ वज़न ज़्यादा होगा, यानी इसके लिए वर्टिकल तरीके से उड़ान भरना स्वाभाविक रूप से और भी मुश्किल होगा। अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो यह नोवा 01 से भी तेज़ी से नीचे जाएगा, यानी यह सख्ती से ज़मीन पर उतर सकता है। सब कुछ गणना के अनुसार है। संभावना है कि कुछ नहीं टूटेगा, लेकिन डर तो लगेगा, कम से कम मुझे तो लगेगा। दिलचस्प होगा, हम बिना किसी समस्या के पास जाकर देख सकते हैं। असली दिलचस्पी इसमें होगी कि उड़ान के दौरान यह कैसे व्यवहार करता है। जब तक यह सीधा ऊपर उड़ता है और सीधा नीचे उतरता है, तब तक यह मोटे तौर पर एरोस्टैटिक लोड कम करने वाला क्वाडकॉप्टर ही है। उसकी एरोस्टैटिक्स फिर भी उसे संतुलित रखती है, यानी वह ऊपर की ओर खींचती है और यह ताकत नीचे की ओर खींचती है। और वह जैसे नेवालेश का खिलौना जो गिरता नहीं है, वह उलट नहीं सकता जैसे कोई ख़राब ट्यून किया हुआ क्वाडकॉप्टर या कोई विमान जिसके इंजन फेल हो गए हों। ये छोटे वाले, वह गिर नहीं सकता। यह फिर भी नेवालेश का गिरने न वाला खिलौना है, लेकिन यह काफ़ी भारी है। इस लिहाज से ऐसे उड़ान भरना, ऊपर उठना, धीरे धीरे हवाई अड्डे के ऊपर उड़ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। असली सवाल तब शुरू होगा जब वह तेज़ी से उड़ना शुरू करेगा। अब बात एरोडायनामिक्स की है। हाँ, और तब एरोडायनामिक्स सक्रिय हो जाएगी। अगर हमारे पास ये साइड वाले रडर उदाहरण के लिए नियंत्रित होते और हम आगे वाले भी जोड़ देते जैसा कि हम चाहते थे, तो
हमारे पास प्रोपेलर है, वह बीम पर लगा है, वह बीम के चारों ओर घूमता है। अगर उदाहरण के लिए पंख भी प्रोपेलर के साथ घूमता तो हमारे पास आगे का नियंत्रण अंग और पीछे का भी होता। एरोलेट परिवार में इनकी योजना है, बस ये थोड़ा और जटिल है, इसमें और समय लगेगा वगैरह वगैरह। मैं कहना चाहता था कि यह आसान होता, लेकिन यह आसान नहीं होता। वहाँ डिवाइस के नियंत्रण का एल्गोरिदम और जटिल हो जाता। कुल मिलाकर वायुगतिकीय बल काम करने लगेंगे। सवाल है वह वहाँ कैसे व्यवहार करेगा। समझ में आता है, गणना के अनुसार यह कुछ हद तक पूर्वानुमानित है, लेकिन असल में क्या होगा पता चल जाएगा। हाँ, आकार फिर भी गणना किए गए आकार से थोड़ा अलग है, और ख़ुद आवरण का और जो फिन हमने जल्दी जल्दी में बनाया वह भी थोड़ा अलग है। कुल मिलाकर सबसे अधिक संभावना है कि यह उड़ान भरेगा। सवाल है कितनी अच्छी तरह। जब यंत्र वायुगतिकीय होता है तो कई तरह की स्थितियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पहले से तय किए गए एल्गोरिदम के अनुसार जो हर जगह सेट किए गए हैं। दिमाग के पास ऐसा कोई रिमोट नहीं है जिससे वह हर छोटी छोटी चीज़ को अलग अलग नियंत्रित कर सके स्वतंत्र रूप से। हाँ, वह कोई बाजीगर नहीं है। फिर भी अगर वह साइड में दबाता है तो प्रोपेलर अलग अलग गति से चलते हैं, मुड़ते हैं और पंख झुकते हैं। कुल मिलाकर हम उसमें कुछ एल्गोरिदम डालते हैं, कुछ भी हो सकता है। दिमाग चाहता है कि वह आगे उड़ जाए, लेकिन वह उदाहरण के लिए अपनी वायुगतिकी के कारण लगातार उसी दिशा में उड़ने की कोशिश करेगा। थोड़ा थोड़ा नीचे दबाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिशा बदलनी पड़ेगी, और तब वह अजीब तरह से व्यवहार कर सकता है। और ये सारी अजीब बातें ही एरोलेट का परीक्षण होंगी। हम उसकी अजीबता देखेंगे, उसे उतारेंगे, एल्गोरिदम में कुछ बदलेंगे और फिर से उसे उड़ाएंगे। हो सकता है हम इस साइड फिन को भी अलग कर दें, थोड़ा सा और कोण बदलें और फिर से जोड़ दें। देखेंगे कि क्या होता है, और हमारे पास इसके लिए अगले कुछ महीने हैं। ये तो साफ है, नया साल, छुट्टियाँ हो, ये कोई रद्द नहीं कर सकता। सब लोग आराम करना चाहते हैं, सब सच में। हालांकि भगवान ही जाने, इन्हें ऑफिस से निकालना मुश्किल है। हो सकता है 2 जनवरी को हम सब यहीं हों और फिर उड़ें। सब कुछ मौसम पर निर्भर करेगा। वैसे बर्फ़ अच्छा है। अगर वह बर्फ़ में पेट के बल गिरेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी, थोड़ा नरम रहेगा। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि कुछ भी गिरे नहीं। सब कुछ सही से काम करना चाहिए। तो एरोलेट की स्थिति अब ऐसी है। आखिरकार हम अब परीक्षणों के करीब ही पहुंच गए हैं। अगर स्टीयरिंग मशीनों के साथ कल कंट्रोलर्स के बारे में पता चल जाएगा। सबसे अधिक संभावना है कि वे ठीक होंगे। अगर सब कुछ शुरू हो गया तो हम अंतिम असेंबली करेंगे और परीक्षणों की ओर बढ़ेंगे। कुछ ऐसा ही है। नवा 01 के साथ हमारे पास कुछ योजनाएं हैं, और अभी के लिए हम या तो उसे थोड़ा समय के लिए प्रतीक्षा मोड में डाल रहे हैं, या फिर हम एरोलेट और नवा 2 पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नवा 01 तैयार की गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और हमने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी हमने केवल इसकी स्वचालित ट्रॉली बनाना शुरू किया है, जिसके जरिए यह चार्ज होती है, उस पर लाया और ले जाया जाता है वगैरह। इसके साथ सब कुछ स्पष्ट है। डिरिजेबल उड़ रहा है। कोई आना चाहता था, देखना चाहता था कि ये कैसे उड़ता है। शायद ये संभव है। हैंगर में ठंड है, लेकिन यह संभव है कि लोग वहाँ काम कर सकते हैं। इसके साथ सब कुछ स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसने अपना न्यूनतम मिशन पूरा कर लिया है और अब यह अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। यानी इसने हमें सभी डायनेमिक मॉडल्स दे दिए हैं। नोवा 2 के लिए नियंत्रण प्रणाली बिल्कुल सही काम कर रही है। सभी एल्गोरिदम्स को अच्छी तरह से परखा गया है। हाँ, इसकी बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाना, बैराजिंग, ऊंचाई वगैरह वगैरह। ये सब किया जा सकता है, लेकिन ये पहली प्राथमिकता नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि हाँ, जैसे ही एरोलेट उड़ान भरता है वो उड़ जाएगा, फिर हम बैठेंगे और एरोलेट के साथ पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। सोचिए, हमें उड़ान परीक्षण परिसर को पूरी तरह से तैयार करना है। तुम खुद देख रहे हो, ऑफिस में रहना भी मुश्किल है, और उत्पादन स्थल पर भी होना और वहाँ भी जाना, यानी अलग से इंजीनियरों को नियुक्त करना जो वहाँ लगातार घंटे और अनुभव जमा करें। ये बहुत अच्छा होता। फिलहाल ऐसी कोई संभावना या अवसर नहीं है, और इसी वजह से ऐसा है कि आगे काम के हिसाब से तय करेंगे। संभवतः हम नोवा 01 सॉफ्टवेयर और स्वचालित ट्रॉलियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ज़मीन पर चलने वाली मशीनों पर। हाँ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एरोलेट के बारे में, भले ही वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और शानदार हो, फिलहाल सारी ताकत नोवा 2 पर लगाई जा रही है। एरोलेट को हम पूरा करेंगे और सबसे अधिक संभावना है उसे कुछ समय के लिए पूरी तरह से रोक देंगे। अब समय आ गया है कि बड़े डिरिजेबल को हवा में उठाया जाए। क्या आप इसके बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे कृपया?
असल में नोवा 2 के बारे में तो आपने दुबई रवाना होने से ठीक पहले ही काफ़ी विस्तार से और विस्तारपूर्वक बताया था, जहां वादिम वासिलिएविच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लगभग 90% काम पूरा हो चुका है ना? अब बहुत बारीकी से काम हो रहा है। सभी 3D मॉडल्स टेक्नोलॉजिस्ट्स के साथ मिलकर ठीक किए जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने ब्रैकेट बनाया, टेक्नोलॉजिस्ट देखता है और कहता है इसे कैसे मशीनिंग करूँगा, चलो दीवार इधर हटा दें। ऐसी छोटी छोटी बातें आगे जाकर सुलझाई जाती हैं। जो सुलझ जाती हैं वे प्रोडक्शन में भेज दी जाती हैं। जो नहीं सुलझती उन पर काम जारी रहता है। अभी उसके लिए डॉकिंग मस्तूल डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ दूसरा ईवीए परीक्षण चक्र पूरा हो गया है। छोटे ईवीए, हाँ थोड़े ही। यह भी एक मज़ेदार बात है जो यहाँ पर हुई। बात यह है कि पंखों, प्रोपेलर रिंग ड्राइव्स और इसी तरह की चीज़ों के डिज़ाइन के लिए विश्लेषणात्मक, सांख्यिकीय और अन्य पुराने तरीके पहले से ही मौजूद हैं। विश्लेषणात्मक तरीकों में गणितीय समीकरणों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जबकि सांख्यिकीय तरीकों में पुराने अनुभवों और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन्हीं के अनुसार कई चीज़ें डिज़ाइन की गईं, उन्हें उड़ाया गया, घुमाया गया और उनके काम करने के तरीके को परखा गया। समझ में आता है कि अलग अलग तरह से काम किया गया है। अगर कोई अब भी यह सोचता है कि विमान का प्रोपेलर पूरी तरह से अध्ययन किया जा चुका है, उसे डिज़ाइन करना, उसे चलाना और उसमें 100% दक्षता हासिल करना बहुत ही आसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आज भी एक अत्यंत जटिल और पेचीदा विज्ञान है। कुल मिलाकर जो प्रोपेलर डिज़ाइन किए गए थे, हमारे एक विशेषज्ञ ने उनका बहुत ही बारीकी से संख्यात्मक मॉडलिंग किया और उसमें कुछ विशेष अनियमितताएं पाईं। उन्होंने कहा, इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? हमेशा से तो ऐसे ही बनाते आए हैं। उसने इसे बेहतर डिज़ाइन किया, जैसा कि उसकी समझ में होना चाहिए था। सही कहें तो यह उसकी अपनी समझ नहीं थी। जाहिर है उसकी समझ CFD मॉडल शानदार चित्र दिखाते हैं, प्रवाह कम बाधित होता है, वह अच्छा लैमिनार है, उसमें घुमाव नहीं आता, ये सभी वेग आरेख बिल्कुल सही हैं। और वह कहता है, देखिए यह बेहतर है, जबकि हमारा प्रक्रिया पहले ही उत्पादन के लिए एक बाहरी संगठन में शुरू होने के करीब था। हम बस अपनी ड्राइंग्स भेजते हैं और वे हमारे लिए ये रिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पूरी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और वे आपस में इस मुद्दे पर काफ़ी देर तक बहस करते रहे। आखिरकार उन्होंने बस 2 सेट प्रिंट कर दिए, एक ऐसा, एक वैसा। ये तो स्पष्ट है कि केवल उन्हें छोटा कर देने से कुछ भी साबित नहीं होगा। छोटे रिंग को क्लासिक तरीके से दोबारा गणना की, फिर नई पद्धति से भी छोटे रिंग की गणना की। एक को घुमाया, शिफ्टिंग हो गई, यानी उसकी स्थिति बदल गई। शिफ्टिंग पूरी होने के बाद हाल ही में दोहरा भी घुमाया, और हाँ, नया रिंग 30% ज़्यादा ताकतवर है। ये बहुत बढ़िया है। अच्छा हुआ कि हमने एकला वाला बनाना शुरू नहीं किया। असल में ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये कुल मिलाकर कंपोजिट अर्ध एकरूप है, ऐसा मान सकते हैं। बस आकार बदल गया है और 30% थ्रस्ट बढ़ गया है। तो पोस्ट कब डालोगे, ज़रा बताओ? प्रक्रिया में है। बनाने की प्रक्रिया में? असल में सामग्री तो है, बस इच्छा है कि किसी वीडियो को घटनाओं की समय रेखा और विस्तृत विवरण के साथ सुंदर तरीके से पैक किया जाए कि किस लिए क्या है। तो हमारे पास नोवा 2 पर एक अत्यंत प्रभावी, शानदार 100% काम करने वाला VKD होगा। और यह भी वाकई में बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि हमारे देश में शायद सोवियत संघ के समय ही प्रभावी पंखे रिंग वाले प्रणोदक बनाए गए थे। वैसे ही कुल मिलाकर यह पता चला है कि इन पंखे रिंग वाले इंजनों का उपयोग करना वास्तव में एक प्रभावी विचार है, क्योंकि सिर्फ ब्लेड को भी देखा गया था। वैसे क्या उन्हें बिना रिंग के भी टेस्ट किया गया था? बिल्कुल। वैसे भी पंखे रिंग वाले इंजनों को लेकर एविएशन जगत में हमेशा बहस होती रही है। आखिर इस रिंग की ज़रूरत ही क्या है? असल में पंखा वैसे भी ज़्यादा प्रभावी है। अगर तुम पंखे को रिंग की चौड़ाई जितना लंबा बना लो तो वही नतीजा मिलेगा। लेकिन कभी कभी रिंग की ज़रूरत सिर्फ सुरक्षा के लिए भी होती है, कम से कम इतना तो है ही। और कभी कभी यह थोड़ा सा अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान करता है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मोटर गोंडोला के अंदर है। तुम्हारे पास में दरवाज़ा है, चाहो या ना चाहो तुम्हें उसके चारों ओर रिंग बनानी ही पड़ेगी, और एक खोल भी। कुल मिलाकर बहुत से सवाल हैं। पंखों को घेरना ज़रूरी है। अगर घेरना है तो क्यों ना ऐसी रिंग बनाएं जो थ्रस्ट में भी मदद करे। लेकिन क्या वो सच में थ्रस्ट में मदद करती है? सिद्धांत के अनुसार फ़ायदा होता है,
लेकिन बनाने वालों को फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रही थी, ऊपर से वज़न भी बढ़ जाता है। हमें इन वाइब्रेशनों से क्यों जूझना चाहिए? बहुत सवाल हैं। लेकिन अब छोटे रिंग्स पर हमने ठीक ठीक समझ लिया है कि थ्रस्ट में 30% की बढ़ोतरी होती है, बल्कि ये 30% तो उस रिंग के मुकाबले भी है। और अगर नंगे प्रोपेलर से तुलना करें, कुल मिलाकर ये एक अच्छा फ़ायदा है। तो किसी भी हालत में रिंग की कम से कम एक घेरने वाली संरचना के रूप में ज़रूरत थी, क्योंकि ये थ्रस्ट में भी इजाफा करती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल उपयुक्त है। अगर प्रोपेलर को शेल पर ऊपर लगाया जाए तो शायद वीसीडी विक्रेवोई कोल्सेवोई डिफ्यूज़र की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोपेलर आराम से घूमता रहेगा और लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और वास्तव में सिर्फ प्रोपेलर बनाना सस्ता भी पड़ेगा, शर्तिया तौर पर। लेकिन नोवा 2 में ये संभव नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल कर ली है क्योंकि हमने छोटा एयरशिप चुना है, लेकिन इसी से कुछ चीज़ें आसान भी हो गई हैं। कुल मिलाकर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। तो मैं सुझाव देता हूँ कि अब हम धीरे धीरे सवालों की ओर बढ़ें ताकि हमारी बातचीत संतुलित बनी रहे। हम पहले ही 1 घंटा 20 मिनट तक बात कर चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। इतने समय तक संवाद के बाद अब सवालों के लिए भी समय देना चाहिए। तो अब मैं अपने पास सवालों के लिए मंच खोलता हूँ। तो रुस्लान सवाल पूछते हैं, प्रोजेक्ट की शुरुआत में ये घोषणा की गई थी कि एरोनोवा एक मूल कंपनी है और ये रूसी रहेगी। कृपया पुष्टि करें कि यह स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, भले ही विदेशी निवेशकों के साथ कुछ विकल्प सामने आएँ। वे फंडिंग का एक निश्चित हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। यह सवाल खास तौर पर दुबई यात्रा के नतीजों के बाद और भी प्रासंगिक हो गया है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। मूल कंपनी जो मौजूदा प्लेटफॉर्म के ज़रिए फंडिंग प्राप्त कर रही है, वही मूल कंपनी बनी रहेगी। जैसा कि पहले बताया गया था, हमने कहा था कि यह रूसी है, लेकिन यहाँ पूंजीकरण का सवाल भी उठेगा। किस बाज़ार में यह किया जाएगा और कौन सी कंपनी मुख्य लाभ की लाभार्थी होगी? कुल मिलाकर सब कुछ वैसे ही किया जाएगा जैसा पहले से योजना बनाई गई थी। कोई भी कहीं भी कोई संपत्ति या अन्य चीज़ें बाहर ले जाने की योजना नहीं बना रहा है। मैं आपको बस यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता, हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि यह असंभव है। अगर हमारे लिए, उदाहरण के लिए, किसी कंपनी की कोई शाखा हांगकांग में खोलना, वहाँ सारी बौद्धिक संपदा स्थानांतरित करना और फिर शेयर बाज़ार में उतरकर उस कंपनी को तेज़ी से बढ़ाना और सबको जल्दी से अमीर बनाना फ़ायदेमंद हो, तो ऐसा क्यों ना किया जाए। लेकिन सारा बौद्धिक सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से यहीं है। हम सब यहाँ रूस में हैं, डेवलपर्स भी रूस में ही हैं और सब कुछ रूस में ही है। ठीक है, तो नोवा 2 को उस गोंडोला के साथ जिसकी 3D मॉडल चैट में डाली गई थी, कब उड़ाने की योजना है? अब अगले साल। असल में हाँ, बहुत सी चीज़ों ने हमें कमज़ोर कर दिया। हमें शैल निर्माण के लिए जगहों की कमी ने बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। हमारी योजना के अनुसार हमें सितंबर में, मोटे तौर पर कहें तो, वहाँ होना था। अक्टूबर में कुछ वेल्डिंग शुरू करनी थी, नवंबर में शैल मिल जानी थी और दिसंबर में वहाँ कुछ माउंट करना था। लेकिन जगहों के साथ ऐसा नहीं हो पाया। जो कुछ भी हाथ में था, यानी ले लो, वह बहुत महंगा था। पैसे बिल्कुल अवास्तविक थे, यहाँ तक कि किराए के पैसे भी अवास्तविक थे। इसलिए सब कुछ आगे 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 खिसकता गया। तो हम खिसकते ही रहे। एक तो गहरी सर्दी थी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा कारण। मैं समय सीमा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। ऑफिस में सब मुझे समय सीमा को लेकर लगातार डांटते रहते हैं, यहाँ तक कि अभी भी कैमरे के पीछे उलियाना बैठी है और मुझे मुट्ठी दिखा रही है। कुल मिलाकर तुम इस ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आशावादी नज़रिए से देखते हो। असल में हाँ, तो और क्या करें और इसे कैसे देखें? अगर मैं कह दूं कि वह वसंत में उड़ान भरेगा तो मुझे फिर से डांट पड़ने लगेगी। डांटते हैं, गर्मियों में भी। ठीक है, अगला सवाल। क्या आप प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी से संतुष्ट हैं? क्या वहां जाना सही था? कुल मिलाकर आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं पिछले सवाल पर वापस जाना चाहता हूँ। संक्षेप में, अगर हमारे पास दिसंबर में जगहों का मामला सुलझ जाता है तो जनवरी में हम उपकरण लगा देंगे और फरवरी में हमारे पास खोल भी होगा, जैसे कि गोंडोला भी। क्या हम तुरंत पूरी क्षमता के साथ उड़ सकते हैं? मुट्ठियाँ उड़ गईं। बिल्कुल संतुष्ट हैं। बहुत शानदार प्रदर्शनी थी। सबसे पहले हमने सच में पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया। हमारे पास हर कोई आया, यहाँ तक कि रूसी फाइटर जेट के पायलट भी आए, बोइंग के लोग भी आए और नासा के लोग भी आए, और सबने कहा बहुत बढ़िया है कि किसी ने एयरशिप्स पर काम शुरू किया है। हम उन पर विश्वास करते हैं। सभी बस अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यानी
एयरशिप्स का भविष्य निश्चित है। तो ये बहुत बढ़िया है कि हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि हम ये कर रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया है कि हम उन लोगों से मिले जो हमें इस पूरे काम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, संभावित ग्राहकों से मिले जिन्हें इसकी ज़रूरत है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहा, हमें टीवी पर भी दिखाया गया। हाँ, और यहाँ तक कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने भी हमसे संपर्क किया। हाँ, वैसे सिर्फ रूस में ही नहीं, हमें कई देशों में टीवी पर दिखाया गया, पत्रिकाओं में हमारे बारे में छापा गया और वैज्ञानिक समीक्षाएं भी की गईं। हमारे पास संवाददाताओं की भीड़ लगी रहती थी। अभी हाल ही में, जैसा कि आप जानते हैं, उलियाना कहाँ थी? नीदरलैंड्स में शायद, है ना? नीदरलैंड्स में किसी पत्रिका में हमारे बारे में एक समीक्षा छपी थी। ये वाकई में दिलचस्प है। तो बताइए, आपके नए ऑफिस का अभी क्या हाल है? क्या मरम्मत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है? खैर, पैरों में अब भी ठंड लगती है, लगभग। पहले जैसी हालत से तुलना करें तो मरम्मत ख़त्म हो गई है। असल में यहाँ सबसे आखिरी समस्या हीटिंग की थी। पता नहीं क्यों ऐसा था। मरम्मत हमने भी की और मकान मालिक ने भी। मुख्य रूप से मरम्मत का बड़ा हिस्सा उसी का था, क्योंकि जब हमने जगह चुनी थी वह पूरी तरह से खाली थी। यहाँ सिर्फ चारों ओर दीवारें थीं, फर्श और छत कंक्रीट की थी और बस। और हमने उनसे यह तय कर लिया कि हाँ, हम किराए पर लेंगे। इसलिए यहाँ की कीमत भी इतनी आकर्षक थी वगैरह। किसी को भी यह सब इंतज़ार नहीं करना था या किसी मरम्मत में उलझना नहीं था। कुल मिलाकर दीवारें, एयर कंडीशनर, बिजली और बाकी सब, फर्श, कुल मिलाकर यह सब काम उसी ने किया। जाहिर है हमने भी यहाँ कुछ चीज़ें अपने खर्चे पर ठीक करवाई थीं। और सारी डेडलाइंस आगे खिसकती चली गईं। उसे तो जल्दी से जल्दी किराए पर देना था। वह भी ऐसा था, अरे अभी 1 महीने में सब कर देंगे। और उस पुराने ऑफिस के साथ तो हमें पहले ही कह दिया गया था, अलविदा। हम यहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ अभी भी पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। अब तो सब कुछ ठीक लग रहा है। हमारे ऑफिस के दाहिने हिस्से में अभी भी हीटिंग का मसला है। लैब में हीटिंग की पाइप्स ऊपर से ले जाकर फिर नीचे उतारनी पड़ी। इसी वजह से ऊंचाई में फ़र्क आ गया। अब वहाँ की सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है। उस तरफ पहले भी इसी तरह की दिक्कत आई थी, वहाँ पंप लगाया था, अब यहाँ भी पंप लगाना पड़ेगा। स्टूडियो उस विंग के करीब है, यहाँ अब भी ठंड है। वैसे कुल मिलाकर लगभग सब कुछ पूरा हो चुका है, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें बाकी हैं। एयर कंडीशनर वालों ने 2 दिन पहले काम ख़त्म किया। इलेक्ट्रिकल का काम भी 2 दिन पहले पूरा हुआ। जब हम ऑफिस आते थे, कहीं सीढ़ियाँ पड़ी होती थीं, कोई कुछ काट रहा था, कोई वेल्डिंग कर रहा था, हर समय धूल उड़ती थी। अब कहीं और जाने की जगह नहीं है, हम यहीं हैं। हर कोई अपने अपने केबिन में फर्नीचर सजा रहा है, तभी मज़दूर आ जाते हैं और सब कुछ हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें छत के नीचे वेंटिलेशन लगानी होती है। अभी भी कुछ ना कुछ बदलता रहता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। ये बहुत अजीब वर्कर्स की टीम थी। उम्मीद है आप लोग ये वेबिनार नहीं देख रहे होंगे, वरना हमें अभी भी कुछ काम बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर काम अब जल्दी ही पूरा हो जाएगा, है ना? हाँ, अब हम पूरी तरह से कामकाजी मोड में आ रहे हैं। कम से कम लोगों की टेबलें अब नहीं हिलती, बिजली चल रही है, इंटरनेट है, सर्वर, आखिरकार कंप्यूटिंग सेंटर फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि वह सर्वर रूम में है। वह खुद बहुत ज़्यादा हीटर की तरह काम करता है, लेकिन उसे ठंडा करना ज़रूरी था। कल रात हमने वहाँ एयर कंडीशनर चालू किया सर्वर रूम में और कंप्यूटिंग सिस्टम शुरू किया। अब कैलकुलेशन करने वालों के पास फिर से संसाधन उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर व्यक्तिगत कार्यस्थल तैयार है। अब बस कुछ छोटी चीज़ें बाकी हैं, ताकि ऑफिस में आना सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि दरवाज़ा खोलो और अंदर निर्माण का कचरा पड़ा हो। बस थोड़ा सा, 1 बूंद भर काम बाकी है। अगला सवाल, क्या इस तकनीक को किसी तरह से सुरक्षित किया जाएगा? सहयोग कैसे संगठित किया जाएगा? क्या आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों का विकास अपनी ही टीम द्वारा या रूस में किया जाएगा? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण घटक लोग और ज्ञान, डिज़ाइन की विधियाँ वगैरह हैं। ये वैसे भी शर्तिया तौर पर सुरक्षित है। यहाँ प्रवेश की दहलीज इतनी गंभीर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुभव के बिना इसमें कूद नहीं सकते। हाँ, कोई रसोइया कार लेकर यह नहीं कह सकता, ओह अब मेरे पास कार है, मैं भी ऐसी ही बनाऊंगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं चलता। ये बात स्वाभाविक है। कुछ मुख्य समाधानों, बाहरी रूप, नाम, डिज़ाइन और मुख्य लेआउट्स को पेटेंट कराना भी ज़रूरी है। ये सब समझ में आता है। और वैसे हम फिर से बहुत उत्साहित हो गए जब कल मिलाद ने वह वेबसाइट खोज निकाली, जहां स्पेसएक्स के इंजीनियर कह रहे हैं कि वे एयरशिप बनाने की योजना बना रहे हैं। और एयरशिप बनाने वालों में भी तुरंत हलचल मच गई। यार, उनके पास तो ढेर सारा पैसा है, वे अभी सब कुछ पेटेंट कर रहे हैं। हमारे लिए यह निश्चित रूप से मुश्किल होगा, हमें भी इसकी ज़रूरत है।
असल में यह सब तो पहले से ही योजनाबद्ध था, स्वाभाविक रूप से। और लगता है कि अब इन लोगों की वजह से हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि असली प्रतियोगी तो अब तक थे ही नहीं। और ये पैसे वाले खिलाड़ी इस दिशा में थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हमें तो प्रेरित करते हैं। लेकिन असल में यहाँ पेटेंट विवादों और सुरक्षा तक पहुँचने में अभी बहुत समय और दूरी है। पहले तो कोई एक बार एयरशिप बना ले, फिर हम देखेंगे कि किसने किससे क्या चुराया। लेकिन चुराने के लिए किसी के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। तुम पहले से ही कुछ समाधानों की एक श्रृंखला का पेटेंट करा सकते हो, लेकिन यह कितने स्तर की दावेदारी होनी चाहिए ताकि कोई जाकर ये कह सके, अरे तुम्हारा एयरशिप तो कठोर है और इसे तो जर्मनों ने 1000 साल पहले ही पेटेंट करा लिया था। खासकर अब रूस में। कुल मिलाकर ये सवाल बहुत जटिल है। हमारे यहाँ ये अभी काफ़ी शुरुआती अवस्था में है। हमें रफ्तार बढ़ानी होगी, ये एक तथ्य है। स्टाफ बढ़ाना ज़रूरी है। अभी तक जगह नहीं है, या यूँ कहें कि संसाधन नहीं है। तो ये सब अभी योजना में है, पहले उन्हें उड़ने दो। और वैसे भी हमारे यहाँ फ़िलहाल अगर सुरक्षा की बात करें, मेरी समझ में सवाल शायद इस ओर था। अब आप सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? वहाँ सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। वहाँ सब कुछ कानूनी रूप से तय होता है, स्पष्ट होता है कि क्या किसका है, किसे पहली चीज़ मिलेगी, किसे दूसरी, किसे तीसरी। इसके विपरीत कोई बड़ा साझेदार इस संयुक्त उत्पाद या परियोजना की सुरक्षा के पक्ष में खड़ा होगा, उसके लिए इसे हड़पने का कोई मतलब नहीं। उसके पास कई महत्वपूर्ण मामलों में विशेषज्ञता नहीं है। उसके लिए इसके विपरीत इस काम की रक्षा करना ही फ़ायदेमंद है। तो ये उल्टा फ़ायदे में जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अब और भी अधिक गंभीरता और सावधानी के साथ लेंगे। हम निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा को भी हम थोड़ा और ज़्यादा गंभीरता से, पूरी तरह से लेंगे। मुझे लगता है यही सही जवाब है। हाँ, ज़रूर। तो क्या रणनीतिक साझेदार के साथ सौदे की सफल समीक्षा की स्थिति में, जैसे कि उदाहरण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नई निवेश की संभावना का प्रावधान किया जा सकता है? एक बार फिर से, मैं भी पूरी तरह नहीं समझा। क्या रणनीतिक साझेदार के साथ सौदे की सफल समीक्षा पर व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नई निवेश संभावना दी जा सकती है? मुझे लगता है अगर कोई बड़ा निवेशक आता है। मैं समझ गया। पावेल फिलिप्पो से पूछिए। शायद रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्राउड अपने अंत तक काम करता रहेगा, चाहे कोई भी कहीं भी आए। हमने यह पहले भी उन्हीं सऊदियों के साथ और अन्य लोगों के साथ चर्चा की है। वे कहते हैं, तो आप अभी मॉस्को में विस्तार कर रहे हैं? उन्हें बस यह जानना था। वे कहते हैं, हाँ, हम विस्तार कर रहे हैं। वे कहते हैं, तो आप दुबई में कुछ बनाना क्यों शुरू नहीं करते? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मान लीजिए कि आप यहाँ कोई प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे भी हैं, यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे भी हैं, तो भी समानांतर दिशा में कुछ नया शुरू करना बहुत बड़ा खर्चा है। तो भले ही कोई रणनीतिक साझेदार इस बिज़नेस के किसी अंतर्राष्ट्रीय हिस्से के लिए आ जाए, हमारे पास आपके साथ अभी भी काफ़ी काम बाकी है। कह सकते हैं आत्मनिर्भरता तक पहुंचना है। हालांकि उसके बाद भी और विस्तार हो सकता है, क्यों नहीं। तो हमारे पास नोवा 35 मॉडल के साथ क्या स्थिति है? नोवा 35 के मॉडल का क्या हुआ? नोवा 35 इस समय अपनी 2वीं असेंबली फेज़ शुरू कर चुका है। टीम के लोग अभी इसे असेंबल कर रहे हैं। वेबिनार के बाद बिल्कुल रियल टाइम में हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। असेंबल किया जा रहा है। उन्होंने इसे उसी ऑफिस में असेंबल करना शुरू किया था, लेकिन ऑफिस शिफ्ट होने लगा, इसलिए खोलना पड़ा। अभी फर्नीचर हटाया गया है, जिससे थोड़ी जगह बनी है, और उन्होंने तुरंत इसे फिर से असेंबल करना शुरू कर दिया। असल में उन्होंने अचानक शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया, ये कल या आज तक भी नहीं था। अभी मैं आया तो ये आधा असेंबल था। मैंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? गेना को क्यों नहीं बुलाया? मैं चिल्ला रहा हूँ, गेना, और सोच रहा हूँ वेबिनार शुरू होने वाला है। खैर, नोवा 38 का मॉडल तो तब भी पूरी तरह से तैयार था। अभी बस उसके लिए उपयुक्त जगह खाली हुई है, जहाँ उसे सुरक्षित रखा जा सके। अब उसे फिर से ध्यानपूर्वक असेंबल किया जा रहा है, ताकि सभी आवश्यक परीक्षण किए जा सकें। दिखने में तो वाकई बेहद सुंदर और आकर्षक है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे सवाल भी ख़त्म हो गए हैं। अब एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। अगर नए सवाल नहीं हैं तो फिर हम समाप्त करेंगे। नोवा 35 का मॉडल हमें उस अवधारणा की कार्यक्षमता दिखाएगा जिसे वादिम वासिलिएविच ने लंबे समय तक संजोया था, और इसमें हमने भी यहाँ आकर सुधार करने में मदद की थी।
अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा कि वास्तव में है, तो हमारे पास कठोर डिरिजिबल्स के निर्माण की ऐसी तकनीक है जो शायद अपनी सामग्री खपत की तुलना में कई गुना अत्यंत प्रभावी है पुराने यंत्रों की तुलना में, जैसे कि वही हिंडनबर्ग। लेकिन इसके अलावा यह भी ध्यान में रखते हुए कि इसकी सामग्री खपत, मान लीजिए किसी एक जोड़ पर जितनी धुरियाँ होती थीं वहाँ 5 थीं, यहाँ अब सिर्फ 2 रह गई हैं। यानी अब धुरियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, जो कि पहले की तुलना में बहुत कम है। लेकिन इसके अलावा अब जब वे कार्बन से बने हैं तो वे और भी हल्के हो गए हैं, तो हमें एक कठोर एयरशिप मिलता है जिसमें और भी ज़्यादा दिलचस्प और अनोखी खूबियाँ हैं। ये एयरशिप न केवल सस्ता, हल्का, तेज़ और मजबूत है, बल्कि टिकाऊ भी है। ये वाकई में बहुत शानदार है। मन करता है कि ऑपरेशनल काम से बाहर निकलकर फिर से कल्पना करें कि हम इसे कैसे बनाएंगे, ये कितना विशाल होगा, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए समय नहीं है। इसके लिए हमें हैंगर बनाने होंगे और साथ ही ढेर सारे सवालों का हल भी निकालना होगा। तो अब आखिरी सवाल ये है, क्या हम भविष्य में भी आगे चलकर किसी और नई प्रदर्शनी में भाग लेने की योजना बना रहे हैं? शायद कुछ ऐसी प्रदर्शनी है जिनमें हम भविष्य में भाग लेना चाहेंगे या जिनमें भाग लेने की इच्छा रखते हैं। सच कहूँ तो अब कहीं भी भाग लेने का मन नहीं है, बस काम पर लग जाना चाहता हूँ, क्योंकि सबके साथ मिलना जुलना, बातें करना वाकई में बहुत अच्छा है। वाह, इसमें इतनी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। बिशा, यहाँ वैसे भी पहले से ही बहुत सारा काम है जिसे बिना किसी ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करना है। कम से कम 6 महीने तक बिना कहीं गए, बिना किसी यात्रा के और बिना दुबई जैसी हलचल या व्याकुलता के, और सबसे मुख्य चीज़ पर यानी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब मैं सुझाव देता हूँ कि यहीं समाप्त करें। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज हमारे साथ थे। कृपया कोई प्रतिक्रिया दें, कमेंट्स लिखें, हमें फीडबैक दें कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, भविष्य में क्या देखना पसंद करेंगे, और हम 2 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। शायद क्या तुम माइक्रो टरबाइन के बारे में कुछ पोस्ट करोगे? हाँ, कर सकता हूँ। वैसे माइक्रो टरबाइनों के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी पहले से तैयार है, जल्द ही आएगी, इसलिए ज़रूर देखिएगा। ये एक दिलचस्प दिशा है और बहुत संभावनाओं से भरी हुई है। हाँ दोस्तों, वहाँ का बाज़ार इतना बड़ा है कि शायद एयरशिप्स का बाज़ार उससे थोड़ा छोटा हो। हाँ, मज़ेदार है, लेकिन करना ज़रूरी है। ये भी मुश्किल है, लेकिन अच्छा है कि हमारे चीनी भाई मदद करने के लिए तैयार हैं। वहाँ मुख्य सवाल वास्तव में निर्माण में ही है। कुल मिलाकर अगर हम माइक्रो टरबाइन बनाना सीखना चाहें, डिज़ाइनिंग पूरी तरह सीखी गई है, कंप्यूटेशनल सेंटर काम कर रहा है, पहियों की गणना जारी है। ऐसे दिलचस्प आर्टिफैक्ट्स हैं जिनसे मैं, उदाहरण के लिए, पहले कभी नहीं मिला था। उदाहरण के लिए माइक्रो टरबाइन का हॉट व्हील है। इसका आकार कुछ इस तरह है, मान लीजिए, मैं इसका सटीक आकार नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसा। और जब यह तापमान और घूर्णन की आवृत्ति के अनुसार अपने कार्यशील मोड में पहुंचता है तो इसका व्यास 5 मिलीमीटर तक बढ़ जाता है। ये तो ठीक है, जैसे कि तुमने कोई धातु का टुकड़ा घुमा दिया और शायद वह किसी तरह थोड़ा बढ़ गया हो, शायद गर्मी से भी, लेकिन 5 मिलीमीटर तक नहीं। ये तो, और वो तो जारोप्रोचनोव स्प्लाव जेस 6U से बना है। आप गूगल कर सकते हैं कि ये क्या है। इससे तो आप औजार भी बना सकते हैं ताकि लोहे को काटा जा सके, और उसमें कितनी सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। कुल मिलाकर डिज़ाइन तो हमने कर लिया, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो उत्पादन शुरू करने के लिए, और वह पूरी तरह से हमारा हो, यानी कि पूरी तरह से तैयार हालत में, ऐसा एक कारखाना 1.5 अरब रूबल का पड़ता है। अंद्रेई वेनियामिनोविच ने इसकी गणना पहले ही कर ली थी। वे इन माइक्रो टरबाइनों के मुख्य डेवलपर हैं और माइक्रो टरबाइन विशेषज्ञों के वंश से आते हैं। पहले भी ऐसे उत्पादन केंद्र बनाने की कोशिशें हुई थीं जिनमें सरकारी वित्त पोषण शामिल था। इस बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, शायद आगे भी नहीं। कुल मिलाकर एक कारखाना पूरी तरह तैयार करने में 1.5 अरब की लागत आती है जब आप नींव से शुरू करते हैं और सीरियल प्रोडक्शन तक पहुंचते हैं। ये तो बहुत ही भारी भरकम पैसे हैं, मौजूदा हालात में बिल्कुल अवास्तविक। लेकिन उदाहरण के लिए अलग अलग हिस्सों का निर्माण यहाँ वहाँ करवाना, और मान लीजिए अपने पास कोई छोटा सा तकनीकी प्रोसेस रख लेना, समझ में आता है, असेंबली और सेटअप यहाँ हो सकते हैं। अब हीट एक्सचेंजर की बात करें, उदाहरण के लिए इस माइक्रो टरबाइन का हीट एक्सचेंजर पूरी तरह से नो हाउ है। कुल मिलाकर हीट एक्सचेंजर अपने आप में शानदार उत्पाद है और यह अत्यधिक वैज्ञानिक और तकनीकी है। यह लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है, और जिस श्रेणी के हीट एक्सचेंजर हमने अभी डिज़ाइन किए हैं वे भी माइक्रो टरबाइन के बिना अपने आप में एक उत्पाद हैं, यानी इन्हें भी बनाना और उत्पादन में लाना अच्छा रहेगा।
लेकिन इसके लिए फिर भी जगह, विशेष उपकरण, लोग, समय, पैसे वगैरह सब चाहिए होंगे। फ़िलहाल हम पुर्जे अलग अलग जगह भेज रहे हैं, जैसे इनको शाफ्ट्स, उनको पहिए, वहाँ बुशिंग्स, वहाँ कंप्रेसर के सपोर्ट, वहाँ टरबाइन के सपोर्ट, हर जगह हिस्सों में भेज रहे हैं, कीमतें देख रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। अब हमें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यह लगभग कितना खर्च आएगा। अभी फ़िलहाल स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। क्या ये आंशिक रूप से किसी तरह की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है? हाँ, आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि यह दरअसल ऐसी टरबाइनों के पास बहुत कम देशों के पास ही हैं। असल में दरअसल ये किसी के पास नहीं है, ये जापानियों के पास हैं और ये अमेरिकियों के पास भी हैं। चीन भी इसी दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है। रूस के पास ऐसा कोई उत्पाद नहीं है और बाकी दुनिया के पास भी ऐसा कोई उत्पाद नहीं है। यह एक बहुत ही संभावनाशील दिशा है। उदाहरण के लिए वही हाइब्रिड वाहन, वहाँ आंतरिक धन इंजन होता है, एक बफर बैटरी होती है और मोटे तौर पर इलेक्ट्रिक मोटरों के उपभोक्ता होते हैं, पहिए घूमते हैं। और अगर यहाँ से इस आंतरिक दहन इंजन को हटा दिया जाए और उसकी जगह समान शक्ति वाली हीट एक्सचेंजर के साथ एक माइक्रो टरबाइन लगा दी जाए तो वह कम जगह घेरती है। उससे यहाँ तक कि लाइसंग नाम की एक कार भी है, जैसे L9, जो मेरे कुछ जानने वालों के पास है। दिखने में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड है, लेकिन फिर भी इंजन वाइब्रेट और शोर करता है, जिसे आप सुन सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि एक्स्ट्रा जनरेशन मोड में उसकी आवाज़ और तेज़ हो जाती है, जबकि इस माइक्रो टरबाइन की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती। ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती और लिक्संग को वे लोग सर्विसिंग के लिए अक्सर काफ़ी बार ले जाते हैं, क्योंकि उसका इंजन लगातार तेज़ RPM पर चलता रहता है इंजन के कारण, जिससे तेल वगैरह को थोड़ा सा बार बार बदलना पड़ता है। इनकी उम्र कहीं ज़्यादा होती है, सर्विसिंग के बीच का समय भी काफ़ी ज़्यादा होता है और कुल मिलाकर ये जैसे अगला कह सकते हैं विकास का चरण है ईंधन जलाने और उसे किसी भी ऊर्जा, चाहे यांत्रिक हो या विद्युत में बदलने के मामले में। फिर भी हीट एक्सचेंजर के साथ टरबाइन कहीं आगे है। क्या हमारे यहाँ ऐसी कारों की उम्मीद की जा सकती है? हाँ, और वे जल्द ही आ जाएंगी और चीनी लोग इन्हें बड़े पैमाने पर बनाएंगे और हमारे यहाँ भी। मैं आपको थोड़ा सा राज खोल देता हूँ। दरअसल कुछ बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट रूप से परिभाषित मांगें भी हैं, जैसे कि कितनी यूनिट्स चाहिए, कितनी पावर चाहिए, कितने हज़ार यूनिट्स और किस पावर की ज़रूरत है। यह सब कुछ विस्तार से मांगा गया है, यहाँ तक कि हमारे देश में बने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी, ताकि उनकी रेंज को और अधिक बढ़ाया जा सके। हाँ, कुल मिलाकर बाज़ार बहुत बड़ा है, बेहिसाब है। और जैसे कि टरबाइनों की बात करें, उदाहरण के लिए जो टरबाइन हमने अभी डिज़ाइन की है उसे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के रूप में इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया है, जैसे कि निर्माण स्थलों पर, कॉन्सर्ट्स में, दूर दराज इलाकों में अक्सर वहाँ डीजल जनरेटर लाए जाते हैं और इसी तरह की चीज़ें होती हैं। क्या आवाज़ थी! माइक्रो टरबाइन पर आधारित जनरेटर इस बाज़ार में बहुत ही आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं और उनके पास डीजल इंजनों की तुलना में बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये भीषण ठंड में भी आसानी से चालू हो जाते हैं। ठंड में तो ये और भी बेहतर काम करते हैं। ये किसी भी तरह के ईंधन पर चल सकते हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग्स तो करनी ही पड़ेंगी, ये तो समझ में आता है, लेकिन इन्हें कोयले की धूल पर भी चलाया जा सकता है। हाँ, यही इनकी खासियत है। कुल मिलाकर ये एक गंभीर और भरोसेमंद उत्पाद है। इन्हें डिरिजेबल्स में इस्तेमाल करने की योजना है। डिरिजेबल्स बिना माइक्रो टरबाइन के, जैसा कहते हैं, सिर्फ हीलियम को हवा में उड़ाने जैसा है। पहले के डिरिजेबल इंजीनियर वादिम वासिलेविच भी उन्हीं डिरिजेबल्स को डिज़ाइन करते थे जो उड़ते थे, लेकिन भविष्य के लिए बनाए जा रहे थे। वे भी ऐसी ही माइक्रो टरबाइनों के साथ डिज़ाइन किए गए थे। और मज़ेदार बात यह है कि वे आंद्रेई वेनियामिनोविच के साथ कई साल पहले, 15 से 20 साल या उससे भी ज़्यादा पहले, इसी मुद्दे पर सहयोग कर चुके हैं। वे उनसे कहते थे, हम एक शानदार डिरिजेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, तुम माइक्रो टरबाइन के डेवलपर हो, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? और वे कहते हैं, बिल्कुल, टरबाइन के लिए पैसे दो। अरे यार, हम खुद भी तो इस विशाल डिरिजेबल के लिए पैसे ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसा ही संयोग से हुआ जब हम इस ऑफिस में मिले और हमें यह समझ आ गया था कि डिरिजेबल की इंजन यूनिट के साथ कुल मिलाकर यह मुश्किल है और असल में किसी के पास भी ठीक से नहीं है। फिर भी हमारे पास रूस में मोटे तौर पर कहें तो कुछ डेवलपर्स हैं जो सीरियल एविएशन इंजन के उत्पादन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एविएशन इंजन कोई समाधान नहीं है। ऐसा इंजन चाहिए
जो बोर्ड पर ही बिजली पैदा कर सके, क्योंकि एयरशिप के लिए बेहतर है कि उसमें कई वितरित इलेक्ट्रिक मोटर हों वगैरह। और क्या बिजली पैदा कर सकता है ऐसी माइक्रो टर्बाइन्स? ये आधुनिक समाधान है। रूस में पता चला आंद्रेई वेनियामिनोविच अपनी पूरी टीम के साथ हैं। तो कुल मिलाकर आंद्रेई वेनियामिनोविच, हमें आपकी मदद चाहिए। वो बोले कोई दिक्कत नहीं, और इस तरह माइक्रो टर्बाइन का जन्म हुआ। दोस्तों, जो लोग आखिर तक हमारे साथ रहे उनके लिए एक दिलचस्प जानकारी है। ये सबटाइटल्स के बाद के दृश्य हैं उन लोगों के लिए जो हमारे साथ बने रहे। क्या आप विदा लें? मैं इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहता था। असल में ऐसी माइक्रो टर्बाइन्स सुपर हाई लेवल की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। ये बेहद विशाल टर्बाइन्स होती हैं जो उदाहरण के लिए गैस ईंधन जलाती हैं, और उनके पहिए इस कमरे के आकार के होते हैं। उदाहरण के लिए गजप्रोम ने सीमेंस के साथ मिलकर अपने लिए ऐसी टर्बाइन्स बनाई थीं, और इसी तरह आगे भी कुछ मीडियम साइज़ की टर्बाइन्स होती हैं जिनकी क्षमता कुछ मेगावाट तक होती है, कुछ की क्षमता कुछ 100 किलोवाट तक होती है। यही वह है जिसे हमने डिज़ाइन किया था। ये और भी छोटे छोटे और छोटे आकार में भी होते हैं, और असल में ऐसी भी रिसर्च हो रही है कि इस आकार की माइक्रो टर्बाइन जो हाइड्रोजन के छोटे सिलेंडर पर चल सके, ये अभी विकासाधीन है। ऐसी टर्बाइन्स अभी अस्तित्व में नहीं है। इन्हें सेना के लिए बनाया जाता है। पहले इनका विकास किया गया था। ये काफ़ी समय पहले की बात है। खैर, ऐसी नहीं, ऐसी माइक्रो टर्बाइन थी जो कुछ किलोवाट स्थायी शक्ति देती थी, और वह भी बहुत कम खपत के साथ। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज़ थी। इन्हीं तेज़ गति के कारण पूरी इलेक्ट्रिक प्रणाली छोटी हो जाती है, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी आती हैं वगैरह। कुल मिलाकर ये बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं, और जब आप माइक्रो टर्बाइन को और भी छोटा करते हैं तो जाहिर है उसमें अपनी कुछ खास समस्याएं और सवाल सामने आते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पर खोज सकते हैं। दरअसल बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इन्हें मोबाइल फ़ोन जैसे छोटे उपकरणों में भी लगाया जा सकता है। सच में? हाँ, और मोटे तौर पर कहें तो इनकी ऊर्जा घनता लिथियम बैटरियों से भी अधिक होगी। यानी तुम्हारे पास एक बिल्कुल माइक्रो टर्बाइन होगी। उसमें उदाहरण के लिए कोई ठोस ईंधन वाला तत्व हो सकता है जिसमें अंदर हाइड्रोजन हो, यानी वह कुछ जगह घेरती होगी, कुछ वज़न रखती होगी, और वह उतनी ऊर्जा देगी जितनी, यानी सैद्धांतिक रूप से अब इन्हें इतना छोटा किया जा सकता है। सब कुछ संभव है, कोई सीमा नहीं है। सवाल सिर्फ उत्पादन को स्थापित करने का है। यानी टर्बाइन एक शानदार उपकरण है जो ईंधन में निहित रासायनिक ऊर्जा को बिजली में बदलता है। मुझे लगता है वे कंप्यूटर चिप्स के रास्ते पर जा रहे हैं। पहले वे बहुत बड़े बनाते थे, फिर छोटे और छोटे और छोटे। अब तो वे नैनोमीटर तक पहुंच गए हैं। कुछ ऐसा ही। कुल मिलाकर विषय बहुत दिलचस्प है। ये साफ है कि यह किसी अंतरिक्ष जैसी चीज़ है। 300 किलोवाट की टर्बाइन अंतरिक्ष तकनीक नहीं है। इसे यहीं बनाया जा सकता है। इसमें आधुनिकता की संभावनाएं हैं। वहाँ उदाहरण के लिए हम इसे साधारण बियरिंग्स पर बनाएंगे। अगर साधारण बियरिंग्स हैं तो मतलब तेल के साथ वगैरह। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करना आसान है। ये बिल्कुल सही काम करता है, कोई जोखिम नहीं। उदाहरण के लिए एयर बियरिंग्स पर भी किया जा सकता है। तब तेल की ज़रूरत नहीं रहती, घर्षण कम होता है, फ़ायदे होते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एयर बियरिंग्स हैं, ये ज़्यादा सटीक पुर्जे होते हैं। कुल मिलाकर इसमें कुछ जोखिम आ जाता है। इसमें सुधार हो सकता है। जो हम कर रहे हैं वो पहले से ही शानदार है। इसे बेहतर बनाया जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस दिशा में हम अभी किस चरण में हैं ज़रा? हमने विकास कार्य पूरा किया है। अब हम सहयोग की कड़ी ढूंढ रहे हैं जो हमें उत्पादन में मदद करे। कुछ कंपनियां नज़र में हैं। हाँ बिल्कुल। रूसी कंपनियां भी हैं और विदेशी कंपनियां भी हैं। चीनी तो जब उन्होंने एक कंप्रेसर का पहिया देखा तो वे तुरंत फ़ोन काट देते हैं। वे कहते हैं तुरंत संयुक्त उद्यम बनाना चाहिए। हमारे पास ऐसी टर्बाइनों की चीन में ही ज़रूरत है। बहुत ही। हाँ, उन्होंने संख्या भी बताई कितनी चाहिए और उनकी कीमत क्या है। महंगी है, बहुत दिलचस्प है। देखते हैं। हम चीनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने दुबई की प्रदर्शनी में कोरियाई लोगों से बात की थी। वहाँ ये प्लेट जैसी स्प्रिंग्स हैं, ऐसी लहरदार रिंग के आकार की। ये काफ़ी जटिल उत्पाद है, सीलिंग्स। कोरियाई लोगों ने कहा हाँ हम कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी ने तो इसमें भी हमारी मदद की, हमें विकल्प सुझाए। वहाँ पर कोयले के सील भी हैं, तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी दिलचस्प और विज्ञान आधारित उत्पाद हैं
जिन्हें ऐसे ही अचानक से तुम्हारे लिए इवान पेत्रोविच अपनी खराद मशीन पर नहीं बना देगा। हम कुल मिलाकर इसके निर्माण की लागत का आकलन कर रहे हैं। यह जाहिर है भविष्य के लिए है। हम सबका ध्यान नोवा 2 पर केंद्रित है। यह पेट्रोल वाले यूएल पावर पर है। इसमें कुछ भी नया आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। जोखिम भी बहुत कम है। सब कुछ पहले से ही आविष्कृत है। बस हमें इसके चारों ओर डिज़ाइन करना है। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों सभी से संपर्क में हैं। हम काम कर रहे हैं। हाँ, 2 हफ्ते बाद फिर से प्रसारण में मिलेंगे, तो जुड़िएगा, किसी नई चीज़ पे बात करेंगे। हाँ, गेना से ताज़ा खबरें मांगते रहो और कहो कुछ पोस्ट करता रहे। ऐसा ही होगा। बस सबको अलविदा। हाँ, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, और जल्द ही फिर मिलेंगे। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।